तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं बेटा प्लीज ऑल ऑफ यू। आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों का एक जो समाधान 360 है वो लिया था मैंने, यानी कि मैंने वाइवा लिया था एसटीआरए का, और मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं था, तो मुझे लगा इसकी पूरी डिटेल्ड रिवीजन होनी चाहिए। तो जब पूरी डिटेल्ड रिवीजन की बात आई बच्चे, तो यहाँ पर मैंने कल कुछ नोट किए थे, आप लोगों ने कहा कि नहीं सर हमको तो आप ही की वो गंदी वाली हैंडराइटिंग जो है कलरफुल वाली वो चाहिए, तो ठीक है। एंड फाइनली वो जो गंदी वाली कलरफुल वाली हैंडराइटिंग है वो मैंने बना दी है, और आई होप कि आप सब लोगों को अब ये नोट जो है क्लैरिटी से नजर आ रहे होंगे विदाउट एनी अमेंडमेंट्स। हालांकि हैंडराइटिंग मेरी है, लेकिन हाँ कल मैंने सारा दिन बैठ के इसको बनाया, रात भी लग गई इसको। और इसको अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन 3.5 पेजेस में पूरा रेडी हो गया है। 3.5 पेजेस लगे हैं इसमें, और 3.5 पेजेस में पूरी की पूरी फाइल 100% रेडी हो गई है। अब इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सुनिएगा। अगर आप बहुत बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत डिसेंट वे में पढ़ेंगे तो ट्रस्ट में 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। 2 आवर्स के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, चाहे आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है तो भी, नहीं पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। तो अगर हम सब लोग अग्री करते हैं तो फटाफट से यहाँ पर एक बार यूट्यूब पे कमेंट पे गेट सेट गो करके लिख देंगे जी। यूट्यूब पे कमेंट पे गेट सेट गो करके लिख देंगे तो हम क्लास को शुरू करें प्लीज। बोलो जी। हाँ तुम्हारा थैंक यू बोलना तो बनता है, सिर्फ 8.5 घंटे लगे हैं मुझे बनाने में, सिर्फ 8.5 घंटे लगे हैं बनाने में। कल का पूरा दिन और आधी रात तुमने इसी में लगवाई है मेरी, राइट। बनता है ना, बदला लूंगा तुम। हाँ जी। तो बच्चे हमारे टॉपिक का नाम है, हमारे टॉपिक का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। बड़े ध्यान से सुनेगा ये क्या है। ये चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा जो कि बात करता है कि बॉस कोई भी इन्फ्लुएंशियल इंसान जो भी इंडिया के अंदर बड़े पोजीशन पे है, सरकारी डेजिग्नेशन पे है, या पार्लियामेंट के अंदर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, इलेक्शन लड़ रहा है, जज है, पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मीडिया पर्सन है, कोई बहुत बड़े चैनल का न्यूज चैनल का एडिटर है, रजत शर्मा टाइप हो गया, राइट। इस प्रकार के जो लोग हैं ये इंडिया के बाहर से कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी फॉरेन सोर्स जो है वो आपको पैसा दे रहा है, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। आप एक चीज सोच के देखो, आप सरकार में किसी मिनिस्ट्री में बैठे हो, बाहर की किसी कंपनी को इंडिया में कोई लाइसेंस चाहिए काम करने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि आप रिश्वत वगैरह ले सकते हो? तो खाया ना, आप पता चले कि वो आए और आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, आपका किसी चीज के लिए अप्रूवल चाहिए था और आपके लिए एक महंगी सी घड़ी लेके आ गए, सिर्फ और सिर्फ 30-40 करोड़ में। हम बोलेंगे जी ये गिफ्ट है, गिफ्ट नहीं है, ये रिश्वत है, गलत है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बात सबको समझ आएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा प्लीज, इधर क्या बोल रहा है। तो आप अगर इंडिया में किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो तो आपके पास स्कोप है कि आप कहीं से भी रिश्वत वगैरह लेके उन सामने वाली जो फॉरेन सोर्स है, जो इंडिया के बाहर की कंपनियां, इंडिया के बाहर का इंडिविजुअल है, हो सकता है कि आप उसके लिए कुछ गलत तरीके से काम ना करो, आप उसको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प ना करो, इसीलिए आपको बाहर से कोई भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन लेने के लिए मना किया गया है। क्या ये बात लॉजिकल है? बोलो जी हाँ या ना। क्या ये बात लॉजिकल है? फटाफट से बताइए। राइट सर, ये वाली बात लॉजिकल है। डन। अच्छा, दूसरी बात, इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन क्या बोलता है वो भी समझ लो। कहता है इंडिया में बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो कि ट्रस्ट की फॉर्म में बनी है, जो कि सोसाइटीज की फॉर्म में बनी है, जो कि सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में बनी है, जो कि सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में बनी है। ऐसी एनजीओ को कई बार क्या होता है, इंडिया में चैरिटी का काम करना होता है। इंडिया में जब वो चैरिटी का काम करती हैं तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं कि इंडिया के बाहर से भी पैसा लेती हैं। जैसे इंडिया में कोविड हुआ था तो बाहर से बहुत सारे लोगों ने इंडिया में फंडिंग दी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट क्या बोलता है, एक पोर्शन ये बोलता है कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इंडिया के बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, और दूसरा हिस्सा क्या बोलता है कि बॉस जितनी भी एनजीओ है इंडिया में, अगर वो बाहर से पैसा लेके इंडिया में लोगों का भला करना चाहती हैं तो उनको सरकार के पास रजिस्टर होना पड़ेगा, या कुछ और भी फॉर्मेलिटीज है जिसको अभी हम आने वाली अभी इसी क्लासेस के अंदर, इसी क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मेन 2 चीजें आपको समझ आई। एक पोर्शन ऑफ चैप्टर क्या बोलता है कि यार ये प्रोहिबिटेड लोग हैं, ये लोग बाहर से पैसा नहीं ले सकते। दूसरा क्या बोलता है, एनजीओ को अगर इंडिया में भला करना है और लोगों का बाहर से पैसा लेके भला करना है तो उनको सरकार से या तो रजिस्टर कराना पड़ेगा या सरकार से स्पेसिफिक अप्रूवल्स लेने
पढ़ेंगे। चैप्टर का स्कोप समझ आया? चैप्टर का स्कोप समझ आया जी? चैप्टर का स्कोप समझ आता है हमें? पहली चीज, पॉलिटिशियंस वगैरह गलत तरीके से अपनी पावर का मिसयूज ना करें, और दूसरी चीज, एनजीओ वगैरह जो लोगों का भला करना चाहते हैं बाहर से पैसा लेके, उनके लिए प्रॉपरली प्रोसीजर बनाया जाए। यस सर। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। राइट जी। अब यहां पर देखो नाम में लिखा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो हमें लगता है कि कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी दोनों आएगा। सुनो, एक मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर के बेटे और बहू को बाहर की कोई कंपनी कहती है जी एक बार आइए हमें सेवा का मौका दीजिए, और वो वर्ल्ड टूर पे घुमाते हैं और 10 12 15 करोड़ रुपए उन दोनों की अय्याशी पे खर्च कर देते हैं। कहना इससे कि ये भी एक तरीके की रिश्वत है ताकि वो मिनिस्टर लाइसेंस दे दे। तो कहता है नाम में जरूर फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कंट्रीब्यूशन एंड हॉस्पिटैलिटी दोनों इसके अंदर आती है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या बोल रहा है, कहता है सर देखिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एच के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है सर कोई भी डोनेशन, किस चीज की डोनेशन, इंडियन या फॉरेन करेंसी की, मतलब बाहर का कोई सोर्स, कोई भी फॉरेन सोर्स अगर किसी इंडियन पॉलिटिशियन को कोई करेंसी दे रहा है, इंडियन या फॉरेन करेंसी, या वो कोई आर्टिकल दे रहा है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। और अगर वो कोई शेयर्स वगैरह दे रहा है, कोई शेयर्स वगैरह दे रहा है, पता चला कि एप्पल कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए, क्यों? क्योंकि आप एप्पल कंपनी को इंडिया में लाइसेंस दिलवा रहे हो। तो कहने का क्या मतलब हुआ बच्चे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन में 3 चीजें आती हैं। पहला, डोनेशन ऑफ करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन। दूसरा, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है। और तीसरा, ट्रांसफर इन सिक्योरिटीज, जो कि फॉरेन कंपनी आपको अपनी सिक्योरिटीज दे रही है ताकि आप उनके लिए इंडिया में आउट ऑफ द वे जाके कोई लाइसेंस वगैरह ले सको। क्लियर है बेटा सबको? फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एच में याद रहेगी। डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर। डोनेशन किसका है? करेंसी का, इंडियन या फॉरेन। डिलीवरी कौन सी है? आर्टिकल की जिसकी वैल्यू कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा है, 1 लाख रुपए से ज्यादा है। और थर्ड कौन सा आ गया? ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कहता है सर हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। मैंने कहा ना लॉ में जरूर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिखा है, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी दोनों ही आती है। तो कहता है सर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब है, सुनिए। कहता है अगर कोई इंसान आपको ऑफर दे रहा है, और वो भी कैजुअल ऑफर नहीं दे रहा, जेन्युइन ऑफर दे रहा है। एक होती है कैजुअल ऑफर। आपके बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपको कभी शादी में मिलते होंगे 2 4 5 साल के बाद, और हमेशा बोलते होंगे बेटा तुम तो भूल ही गए हो, कभी आते ही नहीं हो, कभी आओ ना लेके। आप भी कहते हो अंकल आप भी आओ ना, आंटी आप भी आओ ना कभी घर। ना आपने कभी जाना है ना उन्होंने कभी जाना है, बस शादी पे मिले हैं, फिर दोबारा 5 साल बाद शादी पे ही मिलेंगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? इसको बोलते हैं कैजुअल ऑफर। इसको बोलते हैं कैजुअल ऑफर। और हम यहाँ कैजुअल ऑफर की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम जेन्युइन ऑफर की बात कर रहे हैं। तो कहता है अगर कोई जेन्युइन ऑफर आपको आई है जिसमें वो बंदा कहता है कि मैं आपको कैश देने को तैयार हूं, या मैं आपको काइंड में देने को तैयार हूं। कैश मतलब आओ दुबई घूमने आओ, पैसा हम दे देंगे आपको। या काइंड मतलब कि हाँ भाई आप आओ और आपका सारा रहना खाना पीना घूमना फिरना सब हम हैंडल करेंगे। कोई भी फॉरेन सोर्स आपको ये ऑफर दे रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कहता है आपका आपका आना जाना हमारे पे, आपका रहना हमारे पे, आपका घूमना हमारे पे, आपका इलाज हमारे पे। आपको आना है, आप दुबई आइए, आपको हल्का सा मान लो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, आप एक काम कीजिए ना, हमें सेवा का मौका दीजिए, आप आइए एक बार हम आपका यहाँ इलाज कराते हैं। अब ऐसा इलाज के नाम पे आपको सुपर लग्जरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो ये एक तरीके से क्या है, ये भी एक तरीके से रिश्वत ही मानी जाएगी। तो यस सर, ये वाली बात हमें अच्छे से समझ आ गई। तो मतलब ये चैप्टर का मेन सोर्स क्या है? ये चैप्टर का मेन सोर्स है कि बाहर से कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है या बाहर से कोई भी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आ रही है तो उसको आप एक्सेप्ट ना करो। आप मतलब अगर आप प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हो, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जिसको सरकार ने मना किया हुआ है, अगर आप किसी गवर्नमेंट के बड़े डेजिग्नेशन पे हो, या आप जज वगैरह हो, या आप ऐसी पोजीशन पे हो जो आपको लगता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या सरकार को इन्फ्लुएंस करके गलत तरीके से आप लाइसेंस दिलवा सकते हो, ऐसे सारे लोगों को मना किया गया है कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते। अच्छा एक बात बताओ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते, ये कहां से आ रही है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी फॉरेन सोर्स से आ रही है। कहता है फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है? कहता है इसकी डेफिनेशन दी गई है 21J के अंदर, 21H के अंदर दी गई है आपको। फॉरेन कंट्रीब्यूशन HIJ है ना, ABCDEFGHIJ, HIJ। तो कंट्रीब्यूशन, हॉस्पिटैलिटी एंड सोर्स। तो फॉरेन सोर्स में क्या आ रहा है देखो, कहता है सर फॉरेन सोर्स का मतलब है कोई भी फॉरेन की गवर्नमेंट, कोई भी फॉरेन की कंपनी, कोई भी फॉरेन की कॉर्पोरेशन, जैसे इंडिया में कॉर्पोरेशन होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, दिल्ली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, DDC, DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी।
फॉरेन का सिटीजन, तो फॉरेन की गवर्नमेंट, फॉरेन की कंपनी, फॉरेन की कॉर्पोरेशन, फॉरेन का सिटीजन, फॉरेन का क्लब या सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है, फॉरेन की ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड है, और फॉरेन की कोई लेबर की ट्रेड यूनियन, जैसे जैसे ट्रेडर्स की यूनियन होती है इंडिया में, होती है आईटा, ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन, या ऑल इंडिया टेंट एसोसिएशन। तो जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनकी अपनी एक एक बॉडी होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन। तो कहता है फॉरेन की गवर्नमेंट हो, कंपनी हो, कॉर्पोरेशन हो, या सिटीजन हो, या ट्रस्ट हो, या सोसाइटी हो, या क्लब हो, या ट्रेड यूनियन हो, कहता है ये सारे के सारे फॉरेन सोर्स माने जाएंगे। बस याद रखिएगा, ट्रस्ट, सोसाइटी या क्लब जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ट्रेड यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकती है। इसके अलावा कहता है कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी से अगर आप पैसा ले रहे हो, कोई इंटरनेशनल एजेंसी है वो आपको पैसा दे रही है, सिवाय यूनाइटेड नेशन के, वर्ल्ड बैंक के और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के। यूनाइटेड नेशंस को छोड़ दो, वर्ल्ड बैंक को छोड़ दो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को छोड़ दो, इन तीनों को अगर छोड़ दोगे, इन तीनों के अलावा कोई भी बॉडी है तो वो मानी जाएगी फॉरेन सोर्स, और अगर उनसे पैसा ले रहे हो तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। मतलब अगर आपको वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है तो वर्ल्ड बैंक फॉरेन सोर्स नहीं है, इसका मतलब वो पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका मतलब आपको इस चैप्टर को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझ आई बेटा बात सबको? और लास्टली यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलता है, कहता है जनाब एक कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट में बनी है, एक कंपनी है जो इंडिया में बनी है कंपनीज एक्ट में, लेकिन उसमें 50% से ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के हैं, या फॉरेन सिटीजन होल्ड कर रहा है, या फॉरेन कंपनी होल्ड कर रही है, या फॉरेन की कॉर्पोरेशन होल्ड कर रही है, या फॉरेन की ट्रस्ट सोसाइटी होल्ड कर रही है। इन शॉर्ट वो है तो इंडियन कंपनी, बट फॉरेन कंट्रोल्ड इंडियन कंपनी है, यानी कि उसमें आधे से ज्यादा स्टेक बाहर के लोगों का है। तो जो फॉरेन कंट्रोल्ड इंडियन कंपनी है उसको भी फॉरेन सोर्स ही माना जाएगा। मतलब अगर मैं एक इंडियन कंपनी से पैसा ले रहा हूं, और वो मैं मान लो जज हूं सुप्रीम कोर्ट का, और मैं इंडियन कंपनी से पैसा ले रहा हूं, अगर मैं इंडियन कंपनी से पैसा ले रहा हूं और वो इंडियन कंपनी में आधे से ज्यादा स्टेक फॉरेनर का है, तो वो फॉरेन सोर्स ही माना जाएगा, और वो पैसा भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, और इस एक्ट के हिसाब से मैं प्रोहिबिटेड हूं, मैं वो पैसा नहीं ले सकता। क्लियर है बेटा सबको? बोलो जी, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको समझ आती हैं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, फॉरेन सोर्स, HIJ, फटाफट से बताएंगे। क्लियर है बेटा सबको? डन 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 डन। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा हुआ है उनको अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा, और जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं मान रहा हूं उन्हें भी समझ आ गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एंड फॉरेन सोर्स। हालांकि ये रिवीजन लेक्चर है, ठीक है, डन। अब देखो आगे क्या कहता है, आगे और भी डेफिनेशन है, पर अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम जाएंगे मेन टॉपिक में, डेफिनेशन पढ़ेंगे, पर पहले हम कनेक्टिविटी के हिसाब से पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, अब कहता है जो सेक्शन 3 है ना, उसमें एक लिस्ट दे रखी है 8 लोगों की। सेक्शन नंबर 3 में 8 लोगों की लिस्ट दे रखी है जिनको प्रोहिबिट किया हुआ है कि ये 8 लोग बाहर से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। देखो लिखा है प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये वो लोग हैं जो इंडिया के बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। कौन कौन है जनाब? ध्यान से देखिए, कहता है कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, जीता है या हारा है बात की बात है, लेकिन जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है वो इंसान फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। लॉजिकली तो बात ठीक है, पहले वो इंडिया के बाहर से पैसा लेगा, फिर कल को वो इलेक्शन जीत जाएगा, फिर जिस पार्टी ने बाहर से पैसा दिया, जिस कंपनी ने, उसको इलीगल तरीके से फिर हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन जो है वो पैसा नहीं ले सकता इंडिया के बाहर से। अच्छा, कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा, 2 लोग लड़े, एक जीता, एक हारा, एक जीता, जो हार गया वो तो खत्म, लेकिन जो जीत गया अब वो कौन बन गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बन गया। भाई या तो निगम पार्षद के इलेक्शन होंगे कॉर्पोरेटर के, या सीएम के इलेक्शन होंगे एमएलए के, या पीएम के इलेक्शन होंगे एमपी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, है ना। तो या तो निगम पार्षद के होते हैं, या विधायक के होते हैं, या कॉर्पोरेट, या उसके होते हैं, क्या नाम है, सांसद के होते हैं, एमपी के होते हैं, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। तो कहता है कोई भी इलेक्शन में अगर आप जीत गए तो आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बन गए। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बन गए तो कहता है सर उस केस के अंदर भी आप कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं ले पाएंगे। तो कितने लोगों को ये वाली बात अच्छे से समझ आई जी? कितने लोगों को ये वाली बात अच्छे से समझ आई कि कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? हमने मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है बेटा? हमने मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डन। इसके अलावा क्या कहता है? इसके अलावा कहता है सर जो भी पब्लिक सर्वेंट है, जज है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, ये सब नहीं लेंगे। ठीक है सर, ये बात समझिए। अच्छा एक मिनट, इसको भी छोड़ते हैं अभी। पहले हमने कैंडिडेट फॉर इलेक्शन पहला कैटेगरी पढ़ी, दूसरा आ गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। तीसरी चीज बताइए, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पार्टी में अध्यक्ष, प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हो, ना तो आप इलेक्शन लड़ रहे हो, ना तो आप कैंडिडेट फॉर इलेक्शन नहीं हो, और ना ही आप जीते हारे हो, जो आप जीत गए तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, लेकिन आप पार्टी में बहुत बड़ी पोजीशन पे हो। तो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऑफिस बियरर हो तो उस केस के अंदर, चाहे आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन आप मान लो प्रेसिडेंट हो, आप बड़े अच्छे लेवल पे हो, तो फिर कहता है उस केस के अंदर भी आप इंडिया के बाहर से कंट्रीब्यूशन नहीं ले
सकते। लॉजिकल है जी, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो जी। सोनिया गांधी मान लो इलेक्शन नहीं लड़ती है, तो सोनिया गांधी है तो यार ऑफिस बेयरर इन कांग्रेस पार्टी ना, तो कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ठीक है जी, डन। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी या उसके ऑफिस बेयरर हो गए। तो ना बीजेपी ना बीजेपी पैसा ले सकती है, ना ही अमित शाह पैसा ले सकते हैं इंडिया के बाहर से, ठीक है जी, डन। अभी शर्मा कह रहे हैं सर लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात कर लें अगर हम बीजेपी पार्टी के अंदर, राइट, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा कहता है सर कुछ होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, कुछ होती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर कौन सी होती है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है लेकिन उसकी विचारधारा पॉलिटिकल पार्टी से मिलती जुलती है, जैसे कि एबीवीपी। एबीवीपी जो है, डीयू में जब इलेक्शन होते हैं, जब कॉलेज लेवल पे इलेक्शन होते हैं, तो एनएसयूआई कांग्रेस की पार्टी है, एबीवीपी बीजेपी की पार्टी है। तो हमको पता है कि ये वो पार्टीज हैं जो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इलेक्शन लड़ती है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, एज पर दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन क्या इन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर बोलेंगे? यस। आरएसएस सबको पता है कि भाई बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल सेम है। तो क्या आरएसएस जो है, जो शाखा में जाते हैं लोग एंड ऑल दैट, है ना, ये लोग जो है, क्या इनको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर बोलेंगे? तो आंसर इज यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मिला के में 4 कैटेगरीज 8 में से समझ आ गई। पहला कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, दूसरा जीत गया तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, तीसरा ऑफिस बेयरर ऑफ द पार्टी, और चौथा पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स ऑफिस बेयरर, और चौथा आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ये 4 कैटेगरीज तो सर हमें समझ आ गई। टोटल 8 बोलिए आपने, हाँ जी। अब सुन लो ध्यान से, टोटल 8 बोलिए, 8 में से 4 आ गई, डन। अब सुनो, कहता 5वीं आ गई पब्लिक सर्वेंट, जज या गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये भी नहीं ले सकते। अब पुलिस कमिश्नर इंडिया के बाहर से कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। हाँ सर, ये भी बात लॉजिकल है, बात समझ आती है। पुलिस कमिश्नर भी इंडिया के बाहर से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, ठीक है जी। इसके बाद कहता है सर बड़े बड़े जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, रजिस्टर्ड न्यूज चैनल है, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब जैसे जो लोग बोलते हैं ना, है ना, जैसे बोलते हैं दीपक चौरसिया कैमरामैन सो एंड सो के साथ आज तक, है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन कौन होते हैं? आप लोगों ने देखा ना, ये क्या नाम है, श्वेता सिंह हो गई, अंजना ओम कश्यप हो गई, ये सब कौन है? ये सब बड़े बड़े कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। कॉलमनिस्ट जो न्यूज़पेपर में कॉलम लिखते हैं। कार्टूनिस्ट, एडिटर में कौन आ गया? जो रजत शर्मा है वो एडिटर आ गए एनडीटीवी के, राइट, इंडिया टीवी के, सॉरी एनडीटीवी नहीं, इंडिया टीवी के, पहले एनडीटीवी में था, अब तो इंडिया टीवी में कई साल से। रजत शर्मा इंडिया टीवी के चीफ एडिटर है, राइट, वो एमडी भी है। ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ये न्यूज़पेपर में जिसकी चाहे छवि बना दे, जिसकी चाहे इमेज बना दे, जिसकी चाहे इमेज खराब कर दे। तो कहता है ये लोगों को भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है। और कहता है ऐसे ही, इसी से एक और पॉइंट कनेक्टेड है, कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर और ओनर ऑफ द एसोसिएशन, किसका? कहता कुछ होते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, कुछ होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते लेकिन फिर भी काफी बड़े होते हैं। कहता उनके भी जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, कॉलमनिस्ट है, कहता वो सब के सब भी यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा आरजेज होते हैं ना, रेडियो जॉकीज होते हैं। आपको नहीं लगता कि रेडियो जॉकीज को भी लोग सुनते हैं और उनका भी इंप्रेशन जो है, उनका भी इन्फ्लुएंस जो है वो लोगों पे होता है? तो कह रहा है सर एसोसिएशन एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, ब्रॉडकास्टिंग, ऑडियो विजुअल न्यूज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो कहने का मतलब टोटल अगर हम 8 कैटेगरीज की बात करें तो 8 कैटेगरीज कौन कौन सी होगी मुझे फटाफट से बताएंगे। पहला हो गया कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, दूसरा हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, तीसरा हो गया पॉलिटिकल पार्टी और उसका ऑफिस बेयरर, चौथा हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, पांचवा हो गया वो पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट और जज वाला, छठा हो गया कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज़पेपर वाला, सातवां भी हो गया कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज़पेपर वाला जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे खासे फेमस है, और आठवां हो गया आरजेएस वाला जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं न्यूज वगैरह की, करंट अफेयर्स की। ये जो है ना एसोसिएशन या कंपनी एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, ब्रॉडकास्ट, ऑडियो वीडियो न्यूज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसमें विंटेज आ जाएगा, विंटेज करके VANTAG, जहां पर पालकी शर्मा जो है वो न्यूज पढ़ती है। पालकी शर्मा का कोई अपना न्यूज चैनल पे काम नहीं कर रही, वो अपना एक विंटेज करके उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया यूट्यूब पे और उसके अंदर वो हमेशा आती है पालकी शर्मा। तो वो यहाँ पर एसोसिएशन और कंपनी में एग्जाम्पल आ जाएगा। सर कार्टूनिस्ट कौन होते हैं? जो कार्टून के थ्रू कुछ भी अपनी बात को न्यूज़पेपर में देते हैं। अगर आपने देखा तो कैरिकेचर्स आते थे भाई, कांग्रेस की कितनी बेइज्जती करी थी बीजेपी ने जब 2014 के इलेक्शन आए थे। उसमें क्या था, एक सरदार जी बना रखे हैं जो मनमोहन सिंह जी की टाइप है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मनमोहन जी की तरह एक बना रखे हैं उन्होंने, क्या नाम है अपना,
सरदार जी, और ऐसे करके दो टर्बन है उनके हाथ में, उन्होंने टर्बन नहीं पहनी हुई, एक ऑरेंज कलर की और एक ब्लू कलर की, और वो पूछ रहे हैं, सामने सोनिया गांधी खड़ी है और वो कह रही है ये ब्लू वाली पहनो। तो इतनी इंसल्ट कर रहे हो कार्टून के थ्रू कि आप ये बताना चाह रहे हो कि पीएम ऑफ इंडिया, एट दैट टाइम ही वाज द पीएम ऑफ इंडिया, और वो पपेट है सोनिया गांधी के, और सोनिया गांधी जो बोलती है वो वही करते हैं। तो ये तरीके, इस तरीके से आप लोगों की विचारधारा को इन्फ्लुएंस करते हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर से आपको पैसा आया और आप कांग्रेस की इमेज खराब करने के लिए आपको पैसा आया और आप ऐसे ऐसे कार्टून बना रहे हो? क्लियर है बेटा? फटाफट से बताएंगे, ये बात सबको समझ आ गई? बोलो जी। डन 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 डन। क्लियर है सबको? यस। सत्यम मिश्रा जी, जो अभी चल रहा है प्लीज उस पर फोकस कर लें थोड़ा सा। डन। अच्छा, अब एक चीज और सुनो, कहता है सर आप ना इनडायरेक्टली भी कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करोगे। मतलब अगर आपको ये लगता है कि आप, मैं अपनी बात करूं, क्या मैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हूं? हाँ जी, मैं पीआरआई हूं। पीआरआई मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और क्या मैं सिटीजन ऑफ इंडिया भी हूं? सीओआई मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। आप सोचो, अमित वोरा, यहां मैं अमित वोरा का नाम लिख दूं, भाई अमित वोरा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया भी है और अमित वोरा सिटीजन ऑफ इंडिया भी है। मेरे जैसा बंदा पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए बंदे के बिहाफ पे ना ही कोई पैसा एक्सेप्ट करेगा, ना ही एक्सेप्ट करके उनको डिलीवर करेगा। लॉजिकल है बेटा? फटाफट से बताएंगे, बात लॉजिकल है? जल्दी बोलेंगे। मेरे जैसा बंदा ना तो पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे कोई पैसा रिसीव करेगा, ना ही उनको आगे रिसीव करके डिलीवर करेगा। तो इसका मतलब इसमें सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सारे इन्फ्लुएंशियल लोग आ गए कि यार हम अमित शाह को डायरेक्टली तो पैसा नहीं दे सकते, हम बीजेपी को डायरेक्टली तो पैसा नहीं दे सकते, सलमान भाऊ आप रख लो, आप दे देना। तो ये वाला काम भी आप नहीं कर सकते। क्लियर है जी? अब यहां पर ना सेक्शन 3 पढ़ रहे हो आप, लेकिन सेक्शन 3 से ही कनेक्टिविटी में एक छोटा सा पॉइंट आता है सेक्शन 9 का। सुन लो क्या कहता है। मान लो अमित वोरा की बात करते हैं। अमित वोरा इन 8 कैटेगरीज में नहीं आ रहा। इसका मतलब अमित वोरा तो प्रोहिबिटेड नहीं है, तो अमित वोरा तो जो कुछ भी लेना चाहे ले सकता है बाहर से। लेकिन कहता है क्या सरकार अमित वोरा को प्रोहिबिट कर सकती है? क्या आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे या हॉस्पिटैलिटी लेने से रोक सकती है? तो कहता है देखो जी, सरकार चाहे तो अमित वोरा को प्रोहिबिट या रेगुलेट कर सकती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्लस हॉस्पिटैलिटी से। इसका मतलब क्या हो गया? चाहे मैं प्रोहिबिटेड कैटेगरी में नहीं हूं सेक्शन 3 में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार का मेरे पे जोर नहीं है, सरकार ऐसा कर सकती है। और एक चीज और बता दूं, इस पूरे चैप्टर में जहां पर भी सीजी आ रहा है, सीजी का मतलब क्या है? सीजी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि होम मिनिस्ट्री, यानी कि अमित शाह वाली मिनिस्ट्री। क्लियर है बेटा सबको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर द टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट मींस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यस सर, ये वाली बात हमें समझ आ गई। क्लियर है बेटा सबको? डन। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, यहां पर ना अभी हमने एक बात बोली, कि अगर आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो, तो आप भी बाहर से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। मैंने कहा मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर कौन है? जो इलेक्शन वगैरह जीत गया। सर किस लेवल के इलेक्शन जीता? कहता किसी भी लेवल के, किसी भी लेवल के इलेक्शन। अब देखो ध्यान से, लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? 2(1)K में डेफिनेशन दी गई है, पेपर में आई हुई है आपके। कहते हैं सर अगर आप पार्लियामेंट के हाउस में इलेक्शन लड़ रहे हो, पार्लियामेंट के इधर हाउसेज में और लोकसभा में, राज्यसभा में, कहता है दोनों ही केसेस में आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो। कहता है आप लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, आपको पता है विधानसभा विधान परिषद होती है। कहता है चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी की हो, फिर चाहे वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की हो। मतलब अगर विधानसभा विधान परिषद में हो, फिर चाहे वो स्टेट लेवल पे है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी के लेवल पे है, चाहे वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लेवल पे है। इसके अलावा कहता है चाहे आप म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन लड़ रहे हो। अब इधर देखो, ये वाले इलेक्शन होते हैं पीएम के लिए, एमपी के लिए समझ लो ना, पीएम तो हेड हो गया, एमपी के लिए ये होते हैं, एमएलए के लिए, और ये होते हैं कॉर्पोरेटर के लिए। कहता है इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे कुछ होते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे इलेक्शन कहां होता है मैं आपको बता देता हूं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होते हैं। अगर आप अपना मॉड्यूल देखोगे उसमें जो डेफिनेशन दी गई है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट्स की बात हो रही है, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, वहां की बात हो रही है। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए होता है। पंचायत और कोई और इलेक्टिव बॉडी है, कह रहा है इन सब में अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो और आप जीत गए हो, तो फिर आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर माने जाओगे। तो समझ गए ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर में हर लेवल के इलेक्शन आ रहे हैं। इनफैक्ट पंचायत लेवल के इलेक्शंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। क्या कहते हो बच्चे? बोलो जी। क्लियर है सबको? डन 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 डन। क्लियर है सबको? यस सर। चले जी आगे। अभी मैंने आपको बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी भी कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती। अब कहता है पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब है?
आपने कहा पॉलिटिकल पार्टी भी कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती। पॉलिटिकल पार्टी मतलब, कहता है पॉलिटिकल पार्टी मतलब कोई भी एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिटीजंस, मतलब इंडिया के जो सिटीजंस हैं उन्होंने कोई बॉडी बनाई है, उन्होंने कोई एसोसिएशन बनाई है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। एक कानून है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसके अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर होना पड़ता है। तो अगर आप उसके सेक्शन 29A में इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हो तो इसका मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आप पॉलिटिकल पार्टी हो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हो लेकिन आपने अनाउंस कर दिया है कि आप इस बार अपनी पार्टी बना चुके हो और आप इलेक्शन में खड़े होने वाले हो और आपने अपने कैंडिडेट्स को भी नॉमिनेट कर दिया कि इस जगह से मैं इस उम्मीदवार को खड़ा करूंगा, लेकिन अभी तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो, अभी तक आपको सिंबल नहीं मिला, झाड़ू का सिंबल नहीं मिला, लेकिन आपने खड़ी कर दी है चीजों को। जैसे अगर हम विजय थलापति की बात करें जो कि साउथ इंडिया से है, वो अनाउंस कर चुके हैं कि उनकी लास्ट मूवी थी और अब वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो अभी चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सिंबल फाइनल कर लिया, अपने कैंडिडेट्स वगैरह वो तैयार कर रहे हैं। तो फिर कहता है कि अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, चाहे अभी आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी आप पॉलिटिकल पार्टी माने जाओगे। तो यहां देखो मैंने और करके क्या लिखा, और करके हैज सेटअप कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर। आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो लेकिन आपने अपने उम्मीदवार वगैरह जो है वो खड़े कर दिए हैं। ये बात समझ आई? उम्मीदवार वगैरह जो है वो आपने खड़े कर दिए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कहता है दूसरी बात, एक तो क्या हो गई कि आपने पॉलिटिकल पार्टी की तरह रजिस्टर करा रखा है या रजिस्टर नहीं करा रखा लेकिन आपने कैंडिडेट फॉर इलेक्शन खड़े कर दिए। नेक्स्ट कहता है सर पॉलिटिकल पार्टी वो 8 अगस्त 2002 को एक टेबल लॉन्च, एक नोटिफिकेशन आया था इलेक्शन कमीशन 8 अगस्त 2002 को एक नोटिफिकेशन लाया था। उस नोटिफिकेशन का कहता है टेबल 1 और टेबल 2 जो है उसका जो कॉलम नंबर 2 है उसके अंदर जिसका भी नाम था वो पॉलिटिकल पार्टी है। आई रिपीट, 8 अगस्त 2002 को इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन लाया था। उस नोटिफिकेशन के टेबल 1 एंड 2 के अंदर जो कॉलम नंबर 2 है, टेबल 1 एंड 2 के अंदर कॉलम नंबर 2 में जितनी भी पार्टीज के नाम थे वो सब के सब पॉलिटिकल पार्टी मानी जाएंगी। क्लियर है बेटा सबको? बोलो जी, ये वाली बात सबको समझ आ रही है? बोलो, फटाफट से बोलो। डन 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 डन। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, यहां पर एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। एक कंपनी है जो इंडिया के बाहर की है लेकिन उसमें 90% शेयर्स इंडियंस ने होल्ड करे हुए हैं। एक कंपनी है जो इंडिया के बाहर बनी है लेकिन 90% शेयर्स इंडियंस ने होल्ड करे हैं। अब हम इसे फॉरेन सोर्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जल्दी बोलो। एक कंपनी है जो इंडिया के बाहर की है, उसमें 90% शेयर्स इंडियंस ने होल्ड कर रखे हैं, क्या हम उसे फॉरेन कंपनी माने, क्या उन्हें फॉरेन सोर्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बोलो बोलो जी। कंपनी इंडिया के बाहर की है लेकिन उसके अंदर आधे से ज्यादा 90% शेयर इंडियंस ने होल्ड किए हुए हैं, क्या हम उसे फॉरेन सोर्स मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे जनाब, क्यों नहीं मानेंगे? क्यों? है तो वो फॉरेन कंपनी ना भाई, है तो वो फॉरेन कंपनी, चाहे इंडियन कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी, और यहाँ साफ साफ लिखा है कि फॉरेन कंपनी फॉरेन सोर्स है। बोलो हाँ या ना? क्यों नहीं मानोगे? पागल हो गए तुमको? इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ही नहीं करनी आती? क्यों नहीं मानोगे भाई? इंडिया के बाहर बनी है कंपनी, 90% शेयर इंडियंस ने होल्ड किए हुए हैं, है वो इंडियन कंट्रोल पर, है तो फॉरेन कंपनी ना, बनी तो बाहर ही है, और फॉरेन कंपनी को फॉरेन सोर्स माना जा रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्यों नहीं मानोगे यार? इसलिए बोलता हूं कि रिवीजन क्लास को रिवीजन की तरह लो, इंटरप्रिटेशन के लिए डिटेल लेक्चर में आओ। समझ आई बात सबको? तो हाँ सर, ये वाली बात भी हमको समझ आती है। और कहता है सर ये बताओ फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? कहता है ये तो बताओ फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? कहता है सर फॉरेन कंपनी का मतलब है वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर बनी है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, या बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, BOIOI, इसका मतलब क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कहता है कोई भी बॉडी जो इंडिया के बाहर बनी है, कोई भी बॉडी जो इंडिया के बाहर बनी है, या फॉरेन कंपनी। कहता है कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 42 देखो, उसमें जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दी गई है वो भी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी, यानी कि बनी बाहर है लेकिन काम इंडिया में कर रही है। कहता है फॉरेन कंपनी की कोई सब्सिडरी है, MNC है, या कोई भी फॉरेन कंपनी के इंडिया में लाइजन ऑफिस है या प्रोजेक्ट ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो मॉड्यूल 1 के अंदर। एक आपका सब्जेक्ट है SBIL, उसके अंदर SBIL के अंदर आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है कि बाहर की कंपनी इंडिया में आती है और बाहर की कंपनी इंडिया में आके अपना दफ्तर खोलती है। अगर वो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है तो वो प्रोजेक्ट ऑफिस खोलती है, और अगर वो इंडिया में मल्टीपल ब्रांचेस खोलना चाह रही है तो वो या तो इंडिया में आके ब्रांच खोलती है, ब्रांच ऑफिस, या कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है तो प्रोजेक्ट ऑफिस, या अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत सारी ब्रांचेस खोलना चाहती है तो उनके ऊपर एक हेड खोलती है जिसको बोलते हैं लाइजन ऑफिस। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इन शॉर्ट अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो कोई भी बाहर की कंपनी जो बाहर बनी है, कोई भी बाहर की बॉडी, कोई भी बाहर की कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है, कोई भी बाहर की कंपनी जो खुद बिजनेस कर रही है, सब्सिडरी के थ्रू बिजनेस कर रही है, या कोई भी बाहर की कंपनी जिसने इंडिया में अपना ऑफिस खोल रखा है, चाहे लाइजन ऑफिस हो, ब्रांच ऑफिस हो या प्रोजेक्ट ऑफिस हो, उसको फॉरेन कंपनी बोला जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? बोलो जी।
क्लियर है बेटा? राइट राइट राइट। और कहता है सर इसके बाद यहाँ पर ये दो डेफिनेशन और आ गई। कहता है रिलेटिव का क्या मतलब है? कहता है रिलेटिव का वही मतलब है जो कंपनीज एक्ट में दिया गया। रिलेटिव का वही मतलब है जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 77 में दिया गया। ठीक है जी, राइट। जिसके अंदर आपके माँ बाप आते हैं, जिसके अंदर आपके अगर मैं बात करूं भाई बहन आते हैं, जिसके अंदर आपके बच्चे आते हैं, जिसके अंदर आपकी स्टेप जैसे हम बोलते हैं कि आपका स्टेप सन स्टेप डॉटर, वो सारी डेफिनेशन आपको दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 77 में, जिसके साथ आपको रूल दिया गया है और उस रूल के अंदर आपको पूरी की पूरी कैटेगरी दी गई है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि रिलेटिव की डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई, बोलता है जो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन है वही यहाँ पर लगेगी। इसके बाद कहता है सर पर्सन का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं ना कि सरकार किसी भी पर्सन को प्रोहिबिट कर सकती है कि भाई तू फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा, जो सेक्शन 3 में नहीं आता। सेक्शन 9 में सीजी किसी भी पर्सन को रोक सकते हैं। वो पर्सन कौन है? कह रहा है वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो एचयूएफ हो सकता है, वो एसोसिएशन हो सकता है, वो सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और जजमेंट्स यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन जजमेंट्स आई है, वो ट्रस्ट हो सकती है, वो सोसाइटी हो सकती है, किसी भी प्रकार की एनजीओ हो सकती है। सरकार किसी को भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से मना कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको जो डेफिनेशंस दी गई हैं, इन डेफिनेशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी डेफिनेशन है? सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सर पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सर लेजिस्लेचर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये 5 डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेक्शन 3 जो है वो हमें अच्छे से समझ आ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि ये 8 कैटेगरी के लोग हैं जिनको सरकार ने मना किया हुआ है कि ये पैसा नहीं ले सकते, और इनको मना किया हुआ है तो ना ही ये ले सकते हैं, ना ही ये आगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके दे सकते हैं, ना किसी पर्सन को दे सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हो। और अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो आपको भी प्रतिबंध लगा सकती है, यानी कि आप पे भी प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है कि आप कर ही नहीं सकते ऐसा, और रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, कर सकते हो सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। बात समझ आ रही है? प्रोहिबिशन मतलब यू कैन नॉट डू दिस, अमित यू कैन नॉट डू दिस, ये प्रोहिबिशन है। अमित यू कैन डू दिस पर हमसे पहले पूछ ले, अमित तू ले लियो लेकिन हमें बता जरूर दियो। तो ये सब क्या है? टीएनसी। इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस। याद रहेगा बेटा सबको? इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस। एक बार मैं आपको यहां से ना सेक्शन नंबर 9 से कनेक्ट कर रहा हूं, देखो इधर, एक बार मैं आपको सेक्शन नंबर 9 से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि यह 9 की बात हुई, सीधा मैं पहले सेक्शन 9 से कनेक्ट कर रहा हूं। देखो ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पावर ऑफ सीजी टू प्रोहिबिट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पावर ऑफ सीजी टू प्रोहिबिट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सीजी जो है वो अमित वोरा को मना कर रही है। अमित वोरा उस सेक्शन 3 में नहीं आ रहा, अमित वोरा उस 8 की प्रोहिबिटेड कैटेगरी में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार अमित वोरा को मना करना चाह रही है। कैसे चाह रही है सुनो, कहता है सरकार ने अमित वोरा को फॉरेन कंट्रीब्यूशन से प्रोहिबिट कर दिया, यानी कि अमित तू फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा, या अमित वोरा को बोला कि तू लेने से पहले हमसे पूछेगा, परमिशन लेगा, या तो मना कर दिया या बोला अच्छा ले ले लेकिन हमसे पहले प्रायर परमिशन लेगा, या तीसरा बोला ले ले हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं है पर हमें रिपोर्ट जरूर करेगा कि तूने ये पैसा कहां से लिया और क्यों लिया। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से रिलेटेड मेरे पे 3 चीजें कर सकती है। पहला मुझे प्रोहिबिट कर सकती है, दूसरा मुझे प्रायर परमिशन लेने को बोल सकती है, और तीसरा ये कह सकती है ना पूछने की जरूरत है, ना पूछने की जरूरत है, ना हम मना कर रहे हैं, बस हमें बता दियो लेने के बाद कि तूने लिया है। समझ आ रहा है आपको फर्क? बोलो बच्चे, फर्क समझ आ रहा है? जल्दी से बताएंगे। प्रोहिबिट का मतलब क्या है? नहीं ले सकता। प्रायर परमिशन मतलब ले सकता है पूछ के, और थर्ड वाला पूछने की जरूरत नहीं है, ले ले लेकिन लेने के बाद इन्फॉर्म जरूर कर दियो। ठीक है जी। कहता है ऐसी सरकार फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में भी कर सकती है। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, भाई तू बाहर देखो, एक चीज समझो, मेरा एक कजन है जो इंडिया के बाहर रहता है, कनाडा में। उसने मेरे को बुलाया कि अमित आजा 15 दिन के लिए, आजा घूमने फिरने चलते हैं, तेरे को घुमाता फिराता हूँ कनाडा। अब ये हॉस्पिटैलिटी है, तो कहता है अमित तू कोई हॉस्पिटैलिटी लेने से पहले मुझे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। याद रखना कंट्रीब्यूशन के से कनेक्टेड वर्ड कौन सा है? कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में कौन सा वर्ड है? प्रोहिबिशन। हॉस्पिटैलिटी में क्या है? रेस्ट्रिक्शन। समझ आ रही है बात? हॉस्पिटैलिटी में क्या है? रेस्ट्रिक्शन। हॉस्पिटैलिटी में प्रोहिबिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि कुछ इफ एंड बट है, वो फुलफिल करके आप ले सकते हो। तो कहता है मुझे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। वैसे तो मैं उस सेक्शन, देखो प्रोहिबिशन का होता है सेक्शन 3, प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन का होता है सेक्शन 3, रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का होता है सेक्शन 6। याद रहेगा? सेक्शन 3 किसका है? प्रोहिबिशन ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। सेक्शन 6 किसका है? रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का। ना ही मैं प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आता हूं, ना ही मैं रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता हूं। पहले बोलो सही बोल रहा हूं? ना ही मैं कंट्रीब्यूशन के प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आता हूं, सेक्शन 3 में मैं नहीं आता। क्या मैं सेक्शन 6 में रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता हूं? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की नहीं आता। फिर भी सरकार मुझे रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है, कर सकती है।
सरकार कह सकती है कि अमित तू हमसे पहले पूछेगा हॉस्पिटैलिटी लेने से पहले, या पूछेगा नहीं लेकिन लेने के बाद बताएगा। वही तीन बातें आ गई। मतलब इन शॉर्ट अमित वोरा जो कि सेक्शन 3 में प्रोहिबिटेड नहीं है कंट्रीब्यूशन लेने से, या सेक्शन 6 में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है हॉस्पिटैलिटी लेने से, फिर भी सरकार इसको रोक सकती है, कह सकती है लेगा नहीं, या लेगा तो हमसे पूछ के लेगा, या पूछने की जरूरत नहीं है लेकिन लेने के बाद हमें बताएगा। सरकार ऐसा कब कर सकती है? जब सरकार को यह लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। मैं गलत क्या कर रहा हूं? मैं सरकार की सोवर्निटी पे, हमारे देश की सोवर्निटी, हमारे देश की इंटीग्रिटी, हमारे देश के पब्लिक इंटरेस्ट, हमारे देश में इलेक्शन होने वाले हैं, मैं उसमें कोई पैसा बांट के झोलझाल करना चाहता हूं, पैसे से लोगों को खरीदना चाहता हूं, मेरे को अगर कंट्रीब्यूशन अलाउ किया तो हमारे फॉरेन देश के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे, हमारा जो भाईचारा है वो खराब हो जाएगा, मैं दंगे फसाद करा सकता हूं इंडिया में। अगर सरकार को लगा कि मैं इनमें से कुछ भी चीज कर रहा हूं, मैं सोवर्निटी को इफेक्ट कर रहा हूं, मैं इंटीग्रिटी को इफेक्ट कर रहा हूं, मैं पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ गलत कर रहा हूं, सरकार को लगता है मैं इलेक्शन ढंग से नहीं होने दूंगा, सरकार को लगता है कि हमारे फॉरेन गवर्नमेंट के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे अमित की वजह से, इन सारे केसेस के अंदर सरकार मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से मना कर सकती है। जैसा कि सरकार ने हाल फिलहाल में कुछ साल पहले, तकरीबन डेढ़ दो साल पहले, हाँ 2 साल हो गए, सरकार ने 2 साल पहले अगर आपको याद हो तो बहुत सारी बॉडीज को मना कर दिया था कि आप इंडिया के बाहर से पैसा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो खालिस्तान सपोर्टर्स थे। भाई कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से खालिस्तान सपोर्टर इंडिया में ट्रस्ट बना के पैसा भेजते हैं, और फिर इंडिया में खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, सरदारों का एक अलग देश बनाने के लिए, सिखों का वो अलग से मूवमेंट चल रही है। तो सरकार ने बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन है जिनके लीडर्स को बोल दिया था कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो आप सरकार से पूछ के लेंगे, आपको बताना पड़ेगा सरकार को कि ये पैसा आप कहाँ लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें डाउट हो रहा है कि आप इसको इंडिया के पार्टीशन में यूज करना चाहते हो। समझ आई बात सबको? बोलो जी, सब लोगों को बात समझ आई? फटाफट से बोलो। राइट, डन। अभी तक 100% समझ आ गया तो मुझे चैट में बताएंगे। अभी तक अगर 100% चैप्टर समझ आ गया है तो मुझे चैट में बताएंगे। यस सर, ऑल क्लियर। लेकिन ऐसे करने में ना मेरी बड़ी जान लगती है। कल मतलब बहुत बहुत थक गया, मेरे हाथ पे इतनी दर्द हुई ना लिख लिख के, तो 3 पेज लिखने में भी दर्द होती है। अब इधर देखिएगा ध्यान से, वो पता है ना वो सर्जरी वर्जरी हो रखी है। अब देखना इधर ध्यान से क्या कहता है। अच्छा एक बार बताओ, अगर सरकार को ये पता चले कि अमित वोरा नाम का बंदा है और अमित वोरा ने कोई कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है, और वो भी लॉ को वैलिड करके लिया है, मतलब फॉरेन सोर्स ने अमित वोरा को कोई आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी दी है, और अमित वोरा ने एक्सेप्ट भी करी है लेकिन लॉ को वैलिड करके करी है, तो इस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे पे रोक लगा सकती है कि जो तूने आर्टिकल लिया वो तू किसी को डिलीवर नहीं करेगा, जो तूने करेंसी लिया वो तू किसी को पे नहीं करेगा, जो तूने सिक्योरिटी लिया वो किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा, जब तक सरकार उस पर फैसला ना सुना दे। क्या कहते हो बेटा? क्या कहते हो? सही कह रहे हैं? फटाफट से बताइए। अगर सरकार को यह पता चल जाए कि मैंने कोई आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी एक्सेप्ट किया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है? उस आर्टिकल को डिलीवर करने से, उस करेंसी को पे करने से, उस सिक्योरिटी को ट्रांसफर करने से मना कर सकती है। क्या कहते हो जी? बोलो जी। डन 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 डन। क्लियर है? डन। यस सर, एब्सोल्युटली, बात समझ आ गई। ठीक है जी, ये वाली बात हमको समझ आ गई। ठीक है, अब देखो जी आगे क्या कहता है। अब हम आते हैं एक बार सेक्शन नंबर 4 पे। सर सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है सुनिएगा। आप मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दोगे। कोई जज है, ठीक है, क्या वो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आता है और वो इंडिया के बाहर से कोई पैसा नहीं ले सकता? बोलो हाँ या ना। एक जज है, वो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आता है और इंडिया के बाहर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता? बोलो हाँ या ना। और कंट्रीब्यूशन थोड़ा, वो आर्टिकल भी नहीं ले सकता 1 लाख रुपए से ऊपर का, आर्टिकल भी नहीं ले सकता। लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वो जो जज साहब है, वो जो जज साहब है, उनका क्या सीन है कि जज साहब का बेटा लंदन में पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है। जज साहब गए, जज साहब के बेटे ने आज आईफोन ले दिया, लेटेस्ट मॉडल का आईफोन ले दिया 1,80,000 रुपए का या 1,50,000 रुपए का। अब जज साहब ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए तो ऊपर का है। जज साहब का फैमिली बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, भाई शुगर मिल्स है इनकी अपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और वहां एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट का पैसा आता है। क्या दिक्कत है यार? तो कहना इसे कि एब्सोल्युटली उनको प्रोहिबिट कर दिया सेक्शन 3 में, पर कुछ तो एक्सेप्शन होनी चाहिए। क्या कहते हो जी? फटाफट से बोलो। कुछ तो एक्सेप्शन होनी चाहिए, जल्दी से बोलो। क्या कुछ एक्सेप्शनल केसेस होने चाहिए बेटा? यस और नो?
आई एम हैप्पी के इन नोट्स में पूरी क्लैरिटी दिख रही है आपको। यस सर, कुछ तो एक्सेप्शनल केसेस होने चाहिए। वो एक्सेप्शनल केसेस कहाँ दिए गए हैं? वो दिए गए हैं सेक्शन नंबर 4 के अंदर। अगर आप देखेंगे तो देखिए, कहता है प्रोहिबिटेड पर्सन अंडर सेक्शन 3 कैन एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कहता है सेक्शन 3 में जरूर लिस्ट दी गई है कि ये बंदा फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे तो अगर सरकार चाहे नहीं, फिर भी जो सेक्शन 3 के अंदर लोग हैं उन लोगों को कुछ एक्सेप्शन दी गई है सेक्शन 4 के अंदर। क्या कह रहा है देखो, सैलरी, वेज और अदर रेम्युनरेशन। मेरी बात को सुनेगा ध्यान से। एक जज है, जो जज है उसको इंडिया के बाहर बुलाया गया किसी किसी शो के लिए। एक जज है, उसको इंडिया के बाहर किसी शो के लिए बुलाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर बुलाया गया गेस्ट, एज अ गेस्ट, और उसको उसकी फीस भी पे की गई, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत दिमाग वाले आदमी है, इसलिए उनको बुलाया गया, उसकी फीस भी पे की गई। क्या इसमें कुछ गलत है? जल्दी बोलो, क्या इसमें कुछ गलत है? फटाफट से बोलो भाई। एक 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 मान लो फॉर एग्जांपल एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, वो पेशे से डॉक्टर है, और उसको बाहर बुलाया सर्जरी करने के लिए। है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद है, लेकिन वो सर्जरी करने बाहर गया था, डॉक्टर है वो, बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। अब वो बंदा सर्जरी करने गया था, उसके पैसे लेके आ रहा है, क्या गलत कर रहा है? कोई बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट करता है, उसकी पेमेंट ले रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स, उसके पैसे ले रहा है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा, कोई बंदा इंडियन डेलीगेशन का पार्ट बन के गया था, कोई बंदा इंडियन डेलीगेशन का पार्ट बन गया था बाहर, बाहर डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीते दोबारा, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इनवाइट किया, तो पूरी टीम इंडिया से गई, पॉलिटिशियंस की, उसमें मैं भी गया था इंडियन डेलीगेशन का पार्ट बन के। जयाशंकर जी गए, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, तो उनको वहां पर डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई गिफ्ट दे दिया, तो क्या वो गलत है? नहीं, वो भी सही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको कोई गिफ्ट दे दिया तो वो भी वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो बिटकॉइन उनको भी दे दिए, लो सर रख लो, 1.5 करोड़ के, है ना। आपको कोई पैसा मिल रहा है एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स, आप इंडिया के बाहर का फॉरेन सोर्स है, उसके इंडिया में एजेंट हो, उसके इंडिया में एजेंट हो, दूतावास वगैरह हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जी। इंडियन ओरिजिन का कोई बंदा है जो कि फॉरेन सोर्स का एजेंट बन के इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है जी। आपने रिलेटिव से कोई पैसे चीज ली, आपके रिश्तेदार ने आपको एक घड़ी दे दी, बड़ी सिंपल सी बात है ना, जज साहब के बेटे ने जज साहब को 15 लाख रुपए की रॉलेक्स की घड़ी गिफ्ट कर दी, तो इस केस में जज साहब को फॉर्म नंबर FC1 30 दिन में देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, याद रहेगा। फॉर्म नंबर FC1 30 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसके अलावा कहता है हो सकता है कोई रेमिटेंस आपके पास आया हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। बात बड़ी सिंपल सी है, आपका जज साहब का अपना, या मान लो फॉर एग्जांपल शशि थरूर एक पॉलिटिशियन है, शशि थरूर का अपना एक यूट्यूब चैनल है मान लो, और यूट्यूब चैनल पे वो जो वीडियो डालते हैं उससे बाहर से पेमेंट आती है, जैसे मेरे को भी यूट्यूब से पेमेंट आती है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, थोड़ी बहुत आती है लेकिन आती है, वो आती है गूगल आयरलैंड में जो ऑफिस है, गूगल INC आयरलैंड, वहां से आती है। तो अब आप ये बताओ, वो भी फॉरेन सोर्स है, लेकिन वो पॉलिटिशियन है और वो उसकी यूट्यूब की इनकम है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई स्कॉलरशिप, कोई पॉलिटिशियन है, राघव चड्डा ने कोई पढ़ाई करनी थी, उसने कोई स्कॉलरशिप मिली उसको बाहर से, तो वो 2 हफ्ते का कोर्स करने के लिए गया, वहां पर उसकी 90% फीस माफ थी, क्या उसमें भी कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसने तो उस स्कॉलरशिप को लेने के लिए टेस्ट अपीयर किया था और उसको स्कॉलरशिप मिली है, अपने दम पे मिली है। तो ये सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, जहां पर चाहे आप सेक्शन 3 में प्रोहिबिटेड भी हो तो भी जनाब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इंडिया के बाहर से पैसा ले सकते हो। क्या कहते हो जी, समझ आ गई बात सबको? फटाफट से बोलिए, बात समझ आती है? डन 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 डन, जल्दी से बताएंगे। डन, यस सर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। तो सेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रोहिबिटेड कैटेगरी। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? प्रोहिबिटेड कैटेगरी को एक्सेप्शन दी गई है। सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, चाहे आप प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं आते, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको मना कर सकती है। डन। अब इधर देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। अब कह रहा है सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है सुनो। कहता है सर, आपको सरकार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर की तरह डिक्लेयर करना चाहती है। सरकार को लगता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा आपसे मिलती जुलती है, आप भी बीजेपी की तरह सोचते हो, आप भी हिंदुइज्म करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो। देखा जाए तो शिवसेना तो है ही पॉलिटिकल पार्टी, खैर RSS पॉलिटिकल पार्टी नहीं है,
एबीवीपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन इनकी विचारधारा हिंदुइज्म वाली है, हिंदुत्व वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी बीजेपी की तरह है, तो इनको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब सुनो क्या कहता है, कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नॉट रजिस्टर्ड एज पॉलिटिकल पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि अगर कोई पार्टी है जो पॉलिटिकल पार्टी की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल पार्टी की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कहता है उनकी एक्टिविटीज एंड आइडियोलॉजीज जो है वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से मेल खाती है, बीजेपी से मेल खाती है, राइट बच्चे, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से मेल खाती है। तो फिर कहता है रूल 3 ऑफ एफसीआरआर रूल्स के अंदर कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, उन ग्राउंड्स पे सारी चीजों को चेक करके सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस देगी 30 डेज का। सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को 30 डेज का नोटिस देगी और उस नोटिस में ये बोलेगी कि जनाब आपको 30 दिन का समय दिया जाता है, आप 30 दिन में आके बताओ कि क्यों आपको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर ना करें। 30 डेज में अगर आप नहीं आ पाते, कोई जेन्युइन रीजन है, तो सफिशिएंट कॉज भी मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी बात सुन ली, अब सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली डिसाइड करेगी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर की तरह डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 120 डेज में ऑर्डर देगी। लेकिन ये 120 डेज कब स्टार्ट होंगे, जब आपने अपनी सुनवाई करी, आपने जब अपनी बात रखी, उसके बाद 120 डेज ना, जिस दिन सरकार ने आपको नोटिस दिया था, ये वाला नोटिस जिस दिन आपको सरकार ने दिया था, उस दिन से 120 डेज के अंदर अंदर, यानी कि उस 120 डेज में ये वाले 30 डेज जो आपकी सुनवाई वाले ये भी इंक्लूड हो गए। तो जिस दिन सरकार ने आपको नोटिस दिया था, वहां से 120 दिन के अंदर अंदर सरकार अपना फैसला करेगी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करना है कि नहीं। और अगर 120 डेज में सरकार नहीं कर पाती तो सरकार को भी 60 डेज का एडिशनल टाइम दिया गया है। लेकिन ये दोनों टाइमलाइन कहां से स्टार्ट होंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका जवाब आने के बाद नहीं, जिस दिन ओरिजिनली सरकार ने आपको नोटिस दिया था वहां से 120 डेज, और वहां से 120 + 60 यानी कि 180 डेज में सरकार फैसला ले लेगी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करना है या नहीं करना है। क्लियर है बेटा सबको? बताएंगे जी, क्लियर है सबको? फटाफट से बताएंगे जी, क्लियर है? समीक्षा वोरा, गुड आफ्टरनून सर। ये बीवी है मेरी और मजे ले रही है, या कोई और बच्चा है समीक्षा वोरा के नाम से? क्या कहते हो जी? शायद बीवी हो सकती है, शायद कोई बच्चा भी हो सकता है, नहीं पता। बीवी है तो पंगा ले रही है, पंगा ले रही है तो लव यू टू लिख दे यार, समझ आ जाएगा बीवी है, फिर हम पढ़ा लेंगे, है ना। कोई बच्चा है तो सॉरी सर बोल के निकल जाए, नहीं मतलब इट्स मी सर बोल दे, है ना। बीवी है तो लव यू टू, बीवी है, बात खत्म हो गई भाई। मोटी है भाई, मायके गई हुई है लेकिन शांति नहीं है औरतों को, समझ रहे हो, मायके गई हुई है लेकिन शांति नहीं है। नहीं, ये अलग लेवल पे है, बताओ। आप पे नजर है मैम की, भाई साहब बहुत ज्यादा वाली नजर है। खैर, लव यू टू वोटी, एंजॉय कर, चल बाय, लव यू। हाँ जी, वापस आते हैं जी अपनी क्लास में, सुनिएगा इधर। थैंक यू क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। हाँ जी, तो ये बात हमें समझ आती है कि सरकार चाहे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है। पहले सरकार आपकी विचारधारा देखेगी, फिर सरकार रूल 3 वाले ग्राउंड देखेगी, फिर सरकार आपको 30 दिन का नोटिस देगी, एंड फाइनली 120 दिन के अंदर डिसाइड करेगी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करना है या नहीं करना है। क्लियर है बेटा सबको? बोलो जी, डन 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 डन। क्लियर है सबको ये बात? सब लोगों को बात समझ आ गई? यस सर। अब देखिएगा ध्यान से इधर, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अब यहां पर एक बात बोल रहा है, अब यहां पर एक बात बोल रहा है, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 और 3 में कनेक्शन क्या है? 3 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन से प्रोहिबिट किया जाता है, 6 में फॉरेन हॉस्पिटैलिटी से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? 3 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन से प्रोहिबिट किया जाता है, 6 में फॉरेन हॉस्पिटैलिटी से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब सुनो ध्यान से, कहता है सर रेस्ट्रिक्शन क्या, सुनो, कहता है कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है जो इलेक्शन जीता हुआ है, कोई भी ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बेरर सोनिया गांधी, लाल LK आडवाणी, कोई भी जज है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, या कोई भी इंप्लॉय है सरकारी ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन का या सरकारी कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों में फर्क समझ रहे हो? सरकारी ओन्ड या सरकारी कंट्रोल। गवर्नमेंट ओन्ड मतलब जहां पर 50% से ज्यादा गवर्नमेंट का स्टेक है, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट ओन्ड, जहां 50% से ज्यादा गवर्नमेंट का स्टेक है। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मतलब
गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट का स्टेक 40% है तो गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, लेकिन बाकी किसी का गवर्नमेंट के जितना भी नहीं है 40% भी नहीं है, इसीलिए सरकार उसे कंट्रोल कर रही है। समझ आ रही है बात? गवर्नमेंट ओन्ड मतलब आधे से ज्यादा सरकार का है, गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब सरकार का आधे से कम है, ओन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा शेयर है इसलिए हम उसे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। और कहता है इन सब लोगों को बोला गया है कि ये सब लोग हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते बिना सीजी से पूछे हुए, इसीलिए यहाँ वर्ड क्या है? रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन नहीं है, वहां तो प्रोहिबिट ही किया हुआ है आपको सेक्शन 3 में, और साथ में एक्सेप्शन दे दिया सेक्शन 4 में, लेकिन यहाँ कहता है रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि सरकार से पूछ के आप कर सकते हो लेकिन बिना सरकार से पूछे आप नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? सरकार से पूछ के कर सकते हो, बिना सरकार से पूछे नहीं कर सकते। क्लियर है जी सबको? फटाफट से बोलेंगे। बिना सरकार से पूछे हुए आप नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? डन। अच्छा एक चीज समझो, यहां पॉलिटिकल पार्टी नहीं लिखा हुआ, यहाँ ऑफिस बेयरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी लिखा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन हॉस्पिटैलिटी थोड़ी लेगी। आप अमित शाह को कह सकते हो आओ कभी दुबई सेवा का मौका दो, आप ये थोड़ी कहोगे कभी बीजेपी को भेजो ना दुबई, कांग्रेस कभी आइए ना इटली मिलने हमसे, ऐसा थोड़ी होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और हॉस्पिटैलिटी में रहना खाना पीना घूमना फिराना ये किसको मिलता है? नेचुरल पर्सन को मिलता है, इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी वर्ड नहीं बोला गया। कितने लोगों को बात क्लियर है बेटा? कितने लोगों को बात समझ आई जी? फटाफट से बताएंगे। बोलो जी। डन 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 डन, चलें आगे। फटाफट से बताओ यार, 100% क्लियर है तो चैट में लिख दो 100% क्लियर। क्लियर है तो 100% क्लियर लिख दो चैट में। डन। चलें आगे। यस अब देखो, अब कह रहा है सर ये बताओ कि आप ये कह रहे हो कि आपको अगर हॉस्पिटैलिटी लेनी है तो प्रायर सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कहता है हाँ जी, अगर आपको हॉस्पिटैलिटी लेनी है तो सीजी का प्रायर अप्रूवल चाहिए। कहता है वो अप्रूवल कैसे लेंगे? कहता कुछ भी नहीं है, आपकी जर्नी से 2 हफ्ते पहले सीजी को एक एप्लीकेशन दे दो। आपकी जर्नी से 2 हफ्ते पहले सीजी को एप्लीकेशन दे दो। जो आप ट्रैवल कर रहे हो बाहर, अगर बाहर से किसी ने बुलाया है तो उसका इन्विटेशन लेटर दे दो, और अगर आपको सरकार भेज रही है तो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस दे दो। समझ आ रही है बात? आप बाहर जा रहे हो घूमने के लिए 2 हफ्ते के लिए, अगर बाहर से किसी ने बुलाया उसका इन्विटेशन लेटर दे दो सरकार को, और बाहर से नहीं आपको गवर्नमेंट ही भेज रही है कि जाओ जी आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में हो, जाओ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ के आओ, घूम फिर के आओ, देख के आओ, ऑब्जर्व करके आओ, सीख के आओ, तो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्लियरेंस दे दो। सिंपल है। अच्छा आप बाहर गए थे आप मान लो घूमने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने पैसों से घूमने के लिए जा रहा हूँ? कोई कोई भाई राघव चड्ढा की शादी हुई, राघव चड्ढा जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी शादी हुई, क्या परिणीति चोपड़ा के साथ वो बाहर नहीं गए, हनीमून पे नहीं गए लंदन वंदन? तो जब वो लंदन गए थे हनीमून पे अपने पैसों से गए थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल आप बाहर गए हुए और बाहर आपको कोई इमरजेंट मेडिकल सिचुएशन आ गई जहां पर आपको फॉरेन सोर्स की मदद लेनी पड़ी, तो कहता है उस केस के अंदर आपको सीजी को बताना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर कि आपने कौन से फॉरेन सोर्स से मदद ली है। दूसरी बात, आपका पर्पस क्या था, क्या बीमारी हुई की थी। तीसरी बात, ये तब बताना है जब खर्चा जो डॉक्टर को हॉस्पिटल में जो खर्चा आया वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर वो 1 लाख रुपए या उससे कम का खर्चा था तो फिर बताने की भी जरूरत नहीं है। समझ आई बेटा बात सबको? 1,000 रुपए या उससे कम था तो बताने की भी जरूरत नहीं है। बोलो जी। क्लियर है सबको? 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो बताना पड़ेगा। डन जी। यस सर। 1 लाख ना, 1 लाख ही तो बोल रहा हूं। 1 लाख। ठीक है। डन। चले आगे। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि अभी तक आपको मेन मेन सेक्शन याद हुए? मेन मेन सेक्शन मैं बताता हूं। मेन मेन सेक्शन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन 21H, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी 21I, फॉरेन सोर्स 21J, पॉलिटिकल पार्टी 21N, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर में लेजिस्लेचर 21K,
सेक्शन 3 प्रोहिबिशन, सेक्शन 4 उसकी एक्सेप्शन, सेक्शन 5 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, सेक्शन 6 रेस्ट्रिक्शन ऑन हॉस्पिटैलिटी, सेक्शन 9 कौन सा हो गया? सेक्शन 9 हो गया सरकार आपको प्रोहिबिट या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं चाहे आप सेक्शन 3 या 6 में कवर नहीं होते। सेक्शन 10 कौन सा हो गया? अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करके पैसा लिया है तो सरकार वो पैसा या वो आर्टिकल या वो सिक्योरिटी आगे ट्रांसफर, डिलीवरी या डोनेट करने से आपको मना कर सकती है। बोलो जी, क्या सब लोगों को यहां तक चीजें याद हुई हैं? बोलो, क्या सब लोगों को यहां तक चीजें याद हुई हैं? जल्दी बोलो जी। राइट, यस सर, एब्सोल्युटली, ये बात समझ आ गई। अब यहां पर ना वो जो फर्स्ट पार्ट था ना वो खत्म हो गया। जो फर्स्ट पार्ट था कौन सा? लोगों को मना किया जा रहा है, जज को मना किया जा रहा है, कमिश्नर को मना किया जा रहा है, वो खत्म हो गया। अब यहाँ सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो किसकी बात करता है? एनजीओस की बात करता है। बोलो जी, ये बात सबको समझ आ रही है? अब यहां से क्या शुरू हो रहा है? सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो किसकी बात कर रहा है? एनजीओ की बात कर रहा है। बोलो, एनजीओ जो इंडिया के बाहर से पैसा लेना चाह रही है। चले बेटा, सेकंड पार्ट किसकी बात कर रहा है? एनजीओ की बात कर रहा है। चले आगे। बच्चा कह रहा है हाँ सर याद भी हो गया। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन। अब पहले ये समझना, कहता है फॉरेन सोर्स से आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है। किसने? किसी भी पर्सन ने, किसी भी पर्सन ने। अब ये पर्सन में कौन आएगा? सुन लो, इस पर्सन में कौन आ रहा है? इस पर्सन में आ रहे हैं वो एनजीओ। और एनजीओ में कौन आ रहे हैं? अभी मैंने आपको कहा, ट्रस्ट आ रही है, सोसाइटी आ रही है, सेक्शन 8 कंपनी आ रही है। ट्रस्ट आ रही है, सोसाइटी आ रही है और सेक्शन 8 कंपनी आ रही है। तो अगर आप ट्रस्ट हो या आप सोसाइटी हो या आप सेक्शन 8 कंपनी हो, अगर आप ट्रस्ट हो या आप सोसाइटी हो या आप सेक्शन 8 कंपनी हो और आपने सरकार से, अब सुनिएगा ध्यान से, ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आप इन तीनों में से कोई भी हो। तो यहां पर कहता है कि आप इंडिया के, आप मतलब एनजीओ हो, आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हो और आप इंडिया के बाहर से कंट्रीब्यूशन लेते हो और इंडिया में लोगों की भलाई के लिए खर्च करते हो। तो कहता है आप दो तरीके से कंट्रीब्यूशन ले सकते हो इंडिया के बाहर से। या तो आप सरकार के पास रजिस्टर करा लो, जो 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड है, और उस 5 साल में मल्टीपल बार जितनी बार मर्जी बाहर से पैसा लो, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आप रजिस्टर नहीं कराना चाहते तो आपको हर बार प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से और फिर उसके थ्रू ही आप पैसा इंडिया के बाहर से ले सकते हो। तो कहता है कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड था या जिसने प्रायर परमिशन ली थी, उसने इंडिया के बाहर से पैसा ले लिया, और जब इंडिया के बाहर से पैसा लिया तो वो अपने लिए लिया ना, लोगों के भलाई के लिए, तो वो किसी और पर्सन को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। सेक्शन 7 लॉजिकली बात क्लियर है? बोलो फटाफट से बताओ। अगर आप फॉरेन सोर्स से पैसा लेते हो, आप कौन हो? आप एनजीओ हो। कौन सी एनजीओ? जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है इस एक्ट में, या स्पेशल परमिशन ली थी बाहर से पैसा लेने के लिए और पैसा आया, तो वो पैसा आप किसी और को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके जी, डन 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 डन, यस। अच्छा, मान लो कोई इंडिया की एनजीओ है, इंडिया की एनजीओ है, इंडिया की एनजीओ ने सरकार के पास रजिस्टर करवाया हुआ है या स्पेशल परमिशन ली, कुछ भी किया, या तो रजिस्टर करा लो 5 साल की छुट्टी, या जितनी बार भी लोगे बार बार प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया हुआ तो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। कहता है सर आपने बाहर से 100 करोड़ रुपया लिया, 100 करोड़ रुपए आपने बाहर से लिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आपको ये लोगों की भलाई में खर्च करना है। कह रहा पता चला कि आपने 50-60 करोड़ तो मीटिंग्स में ही खर्च कर दिया, यार ऐसे करे वैसे करे, ये करे वो करे, महंगी महंगी जगहों पे मीटिंग करे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ही आपने इतना दिखा दिया। कहता नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 20% से ज्यादा नहीं होगा जो पैसा आपने बाहर से लिया। इसका मतलब 80%, मिनिमम 80% आपको जेन्युइन कॉस्ट पे खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब 100 करोड़ आया तो 80 करोड़ तो भलाई पे खर्च करना पड़ेगा, बाकी सारे मीटिंग का एक्सपेंस, आना जाना, गाड़ी पेट्रोल, ये सब खर्चा जो है फालतू का, ये 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो 20% से कम या उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? डन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? कहता है अब आपने 100 करोड़ रुपया रेज किया, आपको लगा यार 100 करोड़ में से अभी तो मेरे को सिर्फ 40 करोड़ चाहिए, 60 करोड़ तो बचा हुआ है, अभी नहीं चाहिए। एक काम करती हूँ, इसको म्यूचुअल फंड्स में लगा देती हूँ, इसको शेयर मार्केट में लगा देते हैं हम लोग, चल यार वहां से पैसा बढ़ेगा। आप कोई स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है जहां गवर्नमेंट की श्योरिटी है और जहां पर पैसा डूबेगा नहीं, सिर्फ ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हो, शेयर्स में लगा रहे हो, ऐसी जगह पे लगा रहे हो जहां पैसा बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है, तो वो कहता है स्पेक्युलेटिव है और वहां पर अलाउड नहीं है। और इसको लेके भी आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है बेटा सबको? डन 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 डन। तो एक बार मेरे को जरा सेक्शन नंबर, बिना बिना देखे मजा आ जाएगा अगर आप एक बार मेरे को सेक्शन नंबर बता दो तो। सर 21H हमने पढ़ा, सर 21I हमने पढ़ा, सर 21J हमने पढ़ा, सर 21N हमने पढ़ा, सर 21K हमने पढ़ा। बढ़िया है जी।
सर ये है फॉरेन फॉरेन कंट्रीब्यूशन, हॉस्पिटैलिटी, सोर्स, पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेचर। 3 हमने पढ़ा प्रोहिबिशन वाला, 4 हमने पढ़ा एक्सक्लूजन वाला जो 3 की एक्सेप्शन है, 5 हमने पढ़ा सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, 6 हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन वाला, 7 कह रहा है कि आप खुद रजिस्टर्ड हो सरकार के बाद या प्रायर परमिशन लेके पैसा लिया है तो वो आपने लिया, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। 8 क्या कह रहा है कि सर आप स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में पैसा नहीं लगाओगे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि सर अगर आप प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं आते तो भी सरकार आपको प्रोहिबिट या रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। और 10 क्या कहता है कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करके पैसा लिया है तो सरकार या पैसा या आर्टिकल या सिक्योरिटी, तो वो पैसा पे करने से, आर्टिकल डिलीवर करने से या सिक्योरिटी को ट्रांसफर करने से सरकार आपको रोक सकती है। फटाफट से बताएंगे जी, तालियां बोलो जी, 100% क्लैरिटी आ गई, जल्दी बोलो, बोलो जी। जो मर्जी कहो, मेरा बहुत टाइम लगा बट एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। 18 पेजेस का मॉड्यूल का चैप्टर 3-3.5 पेज में कवर, मॉड्यूल का 18 पेज का चैप्टर 3-3.5 पेज में कवर नहीं। अभी नोट्स का प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना यार, नोट्स का प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। अब होता पता है क्या, इसके बाद डिमांड आना शुरू हो जाएगी, कल मैसेज आएगा सर वो दूसरा वाला चैप्टर एक और करा दो। भाई टाइम तो दो मुझे, नोट्स बनाने में टाइम लगता है, नोट्स बनाने में टाइम लगता है, मुझे टाइम दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए इधर, अब बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, सुनिएगा क्या, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, सुनिए इधर, सुनिए इधर। कहता है सर ये बताओ, अगर आप चाहते हो कि हम इंडिया के बाहर से पैसा रेस करें, आप चाहते हो कि हम इंडिया के बाहर से लोगों की भलाई के लिए पैसा लें, तो कहता है बस ये बताओ कि उस केस के अंदर हमको रजिस्टर होना पड़ेगा 5 साल के लिए। कहता है रजिस्ट्रेशन के लिए कोई क्राइटेरिया, कहता है हाँ। कहता है पहली बात तो आप ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए, यानी कि आप एनजीओ होने चाहिए। दूसरी बात, आप कम से कम 3 साल पुराने होने चाहिए, कम से कम 3 साल पुराने। तीसरी बात, उन 3 सालों में कम से कम आपने 15 लाख रुपए लोगों की भलाई में खर्च किया हो। पहली चीज एनजीओ होना चाहिए, दूसरी बात 3 साल पुराना होना चाहिए, तीसरी चीज कम से कम 3 सालों में 15 लाख रुपए खर्च किया हो। चौथी चीज, जो आपका चीफ फंक्शनरी है, जो भी आपकी एनजीओ का हेड है, जो भी आपका सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, या जो भी आपका ट्रस्ट का ट्रस्टी है, कह रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अंडरटेकिंग देगा कि हमारी कुछ एसेट्स भी हैं और उन एसेट्स को भी हम लोगों की भलाई में ही खर्च करेंगे। तो ये 4 कंडीशन हो गई, ये 4 कंडीशन हो गई। 4 कंडीशन कौन कौन सी है? पहली बात आप एनजीओ हो, दूसरी बात आप 3 साल पुरानी एनजीओ हो, तीसरी बात आप 3 साल में 15 लाख रुपए मिला के खर्च कर चुके हो, और चौथी चीज आपका चीफ फंक्शनरी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अंडरटेकिंग देगा कि हमारी कुछ एसेट्स भी हैं और उन एसेट्स को भी हम लोगों की भलाई में ही खर्च करते हैं। क्लियर है जी? बोलो बच्चे। बच्चा कह रहा है सर वो ECIPL का भी रोड मैप बना दो, रेड ब्लू एंड ग्रीन जोन। यही तो कह रहा हूँ, उसको 2 दिन लगते हैं होमवर्क करके निकालने में। पहले अब ये कर रहा था ना, सोया भी नहीं हो रात को, सोया भी नहीं हो रात को, परसों भी नहीं सोया था, लेकिन परसों किसी और को डिक्टेट कर रहा था, भाई तू बना दे, और हैंडराइटिंग तुमको समझ नहीं आई। कल रात को भी नहीं सोया हूँ, अब आज रात को सोऊंगा पहले। ठीक है जी, डन 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 डन, राइट। हाँ आज रात को सोऊंगा, कुछ भी नहीं है, ये क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद सैलून जाना है, थोड़ा सा कटिंग शेव करानी है क्योंकि कुछ वीडियो बनानी है, और फिर उसके बाद इन लॉस के घर जाना है बीवी को लेने, और फिर उसके बाद आते हुए थोड़ी शॉपिंग भी करेगी वो। उसके बाद रात को सो जाऊंगा आज, 4 बजे के बाद कोई काम नहीं है। चलें आगे। हाँ जी, अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है प्लीज, फटाफट से बताओ, याद हुई? 4 कंडीशन याद हुई? आप एनजीओ हो, 3 साल पुराने हो, 3 साल में 15 लाख रुपए खर्च करें, आपकी जो एसेट्स हैं वो आप लोगों की भलाई में खर्च करोगे, चीफ फंक्शनरी अंडरटेकिंग सरकार को दे रहा है। दोबारा से एक बात बोलो, आप एनजीओ हो, 3 साल पुराने हो, 3 साल में 15 लाख रुपए खर्च किए, आपका चीफ फंक्शनरी सरकार को अंडरटेकिंग दे रहा है कि आपकी एसेट्स भी लोगों की भलाई में ही खर्च होएंगी। क्लियर है बेटा? डन 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 डन। अब आगे कह रहा है, अच्छा एक बात बताओ, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप इस क्राइटेरिया में फॉलो ही नहीं कर रहे, तो आप रजिस्टर तो करा नहीं सकते। इसका मतलब फिर आपको परमिशन वाला ही रास्ता बचता है आपके पास, तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। बोलो हाँ या ना? अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉलो नहीं करते हो तो फिर तो आपके पास परमिशन वाला ही रास्ता बचता है। बोलो जी, रजिस्ट्रेशन वाला रास्ता तो आपके लिए खत्म हो गया, फिर तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ परमिशन वाला रास्ता बचता है। कहता हाँ। कह रहा फिर उस केस में क्या होगा, सुनो। कह रहा उस केस में भी आप एनजीओ होने चाहिए, परमिशन कैसे लेंगे? एनजीओ होने चाहिए। सबमिट करो सरकार को कमिटमेंट लेटर फ्रॉम डोनर, कि डोनर देखो, डोनर ने लेटर भेजा है कि वो हमें इतना पैसा दे रहा है, एंड पर्पस बताओ क्यों ले रहे हो पैसा, और साथ में कॉमन मेंबर्स की डिटेल बताओ। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो एनजीओ है उसके जो मेंबर्स हैं वो एनजीओ, वो बाहर की कंपनी से पैसा आ रहा है तो पता चले बाहर की कंपनी में जो डायरेक्टर है वही यहाँ पर एनजीओ में मेंबर्स हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ।
बाहर की कंपनी में जो मेंबर्स हैं, बाहर की जो कंपनी है उसके अंदर जो डायरेक्टर्स वगैरह है, पता चले वही यहाँ पर मेंबर्स हैं, तो अगर है तो उनकी डिटेल्स दो। मतलब एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन देगा सीजी को, सीजी परमिशन देगी, लेकिन सीजी क्या क्या चेक करेगी देख लो। पहली बात, आप एनजीओ हो। दूसरी बात, आपने लेटर सबमिट करी, अपने अपना पर्पस बताया, और आपने कॉमन मेंबर्स की डिटेल बताई कि इस एनजीओ में ये मेंबर है और ये उस कंपनी का डायरेक्टर भी है जहां से चैरिटी आ रही है, राइट। तो अब देखो इधर ध्यान से, कहता है सरकार क्या क्या देखेगी। सरकार पहले तो देखेगी कि जो चीफ फंक्शनरी है, जो जो इस ट्रस्ट का ट्रस्टी है, कहीं वो डोनर ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं है। चीफ फंक्शनरी डोनर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। पहली बात समझ आ रही है? बोलो जी। पहली बात समझ आ रही है बेटा? जो चीफ फंक्शनरी है, जो चीफ फंक्शनरी है वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हो जी? राइट। क्लियर है जी ये बात सबको? चीफ फंक्शनरी जो है, जो चीफ फंक्शनरी है, वो डोनर ऑर्गेनाइजेशन जहां से पैसा आ रहा है उसका कोई कनेक्शन उससे नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आ गई? अब सुनो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है सर 75% ऑफ द ऑफिस बियरर्स, जो इंडिया में एनजीओ है उसके 75% ऑफ द ऑफिस बियरर यानी कि टॉप लेवल पे जो लोग हैं या उसके मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी जो है वो डोनर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। यानी कि डोनर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो तादाद है, उनकी जो पॉपुलेशन है, वो टोटल के 75% से ज्यादा नहीं हो सकती। बोलो, मान लो टोटल यहाँ पर 20 ऑफिस बियरर है, 20 में से 5 लोग तो ऐसे हो सकते हैं जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय भी है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। कम से कम 15 लोग तो ऐसे होने चाहिए। कहता है कम से कम 15 लोग तो ऐसे होने चाहिए, यानी कि टोटल का 20 में से 75% मतलब 15 लोग ऐसे होने चाहिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ना हो। क्या कहते हो बेटा? क्या कहते हो जी? बात समझ आ गई सबको? फटाफट से बोलेंगे जी, बात समझ आ गई? बोलिए बेटा। पहली बात, हमारा चीफ फंक्शनरी वहां से कनेक्टेड ना हो, और हमारे यहाँ पर कम से कम 75% लोग ऐसे हो जो उसके एम्प्लॉय ना हो। ठीक है जी। आगे देखो, कहता है अगर फॉरेन सोर्स कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनी नहीं है, ये तो हो गया था कोई कंपनी है उसके एम्प्लॉइज है ना, उसके एम्प्लॉइज, लेकिन कहता है फॉरेन सोर्स कोई कंपनी नहीं है, कोई इंडिविजुअल है। तो कहता है इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल जो बाहर से पैसा दे रहा है वो चीफ फंक्शनरी या ऑफिस बेरर नहीं होना चाहिए। पता चले कि यहाँ ट्रस्ट का जो, ट्रस्ट में जो हेड है, ट्रस्टी है, वही इंडिया के बाहर रहता है और वही पता चले कि आपको पैसा दे रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अभी हमने कहा ना कि हमारा चीफ फंक्शनरी डोनर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और हमारा चीफ फंक्शनरी जो है वो डोनर से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए। अगर डोनर इंडिविजुअल है तो क्या बोलते हो बेटा? अगर डोनर इंडिविजुअल है तो उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो जो इंडिविजुअल है जो बाहर से पैसा दे रहा है, बाहर से मिस्टर जोसेफ पैसा दे रहा है, उसके रिलेटिव्स भी इंडिया में 75% ऑफिस बेरर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर से जो इंडिविजुअल पैसा दे रहा है, इंडिया अगर बाहर का इंडिविजुअल है तो इंडिया में 75, ज्यादा से ज्यादा 25% उसके, देखो अगर बाहर से कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे रही है तो ज्यादा से ज्यादा 25% लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय भी है और हमारे यहाँ पर भी है। अगर बाहर से कोई इंडिविजुअल है तो ज्यादा से ज्यादा 25% लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसके रिश्तेदार भी हैं और हमारे यहाँ पर भी टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। समझ आई बेटा बात सबको? इस चार्ट को ध्यान से देखो। अगर आप एनजीओ हो, अगर आपके पास कमिटमेंट लेटर है, आप पर्पस बता पा रहे हो, आप कॉमन मेंबर्स की डिटेल दे रहे हो, तो सरकार आपको अप्रूवल देगी। वो भी देखेगी कि आपका हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, डोनी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ फंक्शनरी डोनर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। डोनर अगर इंडिविजुअल है तो उसका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, और अगर डोनर इंडिविजुअल है तो उसके रिश्तेदार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और अगर सामने वाली कंपनी है तो उसके एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या कहते हो जी? और अगर वो खुद इंडिविजुअल है तो हमारे यहाँ पर ऑफिस बेरर या चीफ फंक्शनरी नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो बेटा? बोलो जी। डन 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 डन। ध्यान से देख लो, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन। और ये दोनों के दोनों ना आपको एसबीआईएल में भी पूछे जाते हैं, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन में एसबीआईएल में भी पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा सबको? चलें आगे। डन। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, चलें आगे। यस सर, ऑल क्लियर।
अब देखो जी क्या कह रहा है। अब देखिए बेटा क्या कह रहा है। अब यहां पर कह रहा है आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा कब। आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा। अब सुनना ध्यान से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन में एसबीआईएल में भी आता है और यहां भी आता है। सुनिए, कहता है सर देखो, इन सारे केसेस में अगर आप फॉल नहीं करते तो आपको मिल जाएगा। ये बात समझ आ रही है। इन सारे केसेस में अगर आप फॉल नहीं करते तो आपको मिल जाएगा। सारे केसेस कौन कौन से हैं? सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, इंडिया की सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन देश एंड हार्मनी। ये सारे पॉइंट्स आपने अभी पीछे ऑलरेडी पढ़े थे। बोलो हाँ या ना। ये सारे पॉइंट्स अभी आपने पीछे पढ़े थे, जल्दी बोलो। कह रहा है अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने वाले हो, और अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर, आप एक एनजीओ हो, आप गए सरकार के पास रजिस्टर होने के लिए। अब ये एनजीओ वाली बात हो रही है। अभी आपने ये ऊपर इंडिविजुअल में भी पढ़े थे सेक्शन नंबर 9 में कि सरकार मुझे कब कब मना कर सकती है। यही पॉइंट्स पढ़े थे आपने। सरकार मुझे कब कब मना कर सकती है। अब कह रहा है सरकार मुझे मना नहीं कर रही। अब तो हम एनजीओ पे घुस गए हैं कि सरकार, एनजीओ गई रजिस्ट्रेशन के लिए, सरकार ने देखा कि एनजीओ अगर पैसा लेगी तो इन सब चीजों में कुछ हैम्पर तो नहीं होगा। इन सब चीजों में कुछ हैम्पर तो नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जो पैसा ले रहे हो कहीं वो ऐसा तो नहीं कि किसी ऑफेंस के लिए आप लोगों को भड़का रहे हो या किसी की जान खतरे में डालनी है। पता चले कि भाई सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए थे खर्च करने के लिए, और वो 1 करोड़ रुपए आपने अरेंज करवाया उसका मर्डर करने के लिए खालिस्तान वगैरह से। वो जो क्या नाम है, बोला जाता है ऐसा कि सिद्धू मूसेवाला या जितने भी लोग हैं ये खालिस्तान से कनेक्ट करते हैं। वहीं बोला जाता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो कहता है मैं पूरा इंडियन हूँ, मैं खालिस्तान बनने नहीं दूंगा। इनकी अपनी राइवलरी चलती रहती है। तो ऐसा तो नहीं कि ये पैसा किसी की जान लेने के लिए अरेंज किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये पैसा दंगे फसाद कराने के लिए, कोई ऑफेंस कराने के लिए लिया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है, अगर सरकार को लगता है कि ये एनजीओ बड़ी अच्छी एनजीओ है, ये एनजीओ कश्मीरी पत्थरबाजों को फाइनेंस करने के लिए नहीं है, ये एनजीओ खालिस्तान सपोर्टर्स को फाइनेंस करने के लिए नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज सरकार मना कर सकती है। बोलो जी, सरकार आपको रजिस्टर करने से मना कर देगी। इसके अलावा कहता है जो बंदा एप्लीकेशन दे रहा है वो फिक्टिशियस पर्सन नहीं होना चाहिए, यानी कि काल्पनिक प्राणी नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। पता चले कि भाई रमित वोरा के नाम से एप्लीकेशन जा रही है और रमित वोरा नाम का कोई बंदा ही नहीं है, उसके नाम पे कोई बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई केस वगैरह ना चल रहा हो, उसमें कभी भी कोई कन्विक्शन ना आई हो कि उसने भड़काऊ भाषण दिया जिसकी वजह से दंगे हो गए हैं, उसकी वजह से कोई कम्युनल डिसहार्मनी ना हुई हो, कहीं कहीं जैसे मैंने कहा ना दंगे फसाद ना हुए हो। कन्विक्टेड फॉर इंड्यूसमेंट मतलब तूने लोगों को भड़काया और यहाँ पर तूने दंगे करा दिए। कहीं उस पर पहले कोई कोई पैसों के लेके, हेरा फेरी को लेके कोई सवाल ना उठाओ कि भाई तूने इतने पैसे मिसअप्रोप्रिएट किए, तूने इतने पैसों को इधर उधर घपला किया, तूने पहले भी 100 करोड़ बाहर से लिए थे लोगों की भलाई के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 40 करोड़ भलाई पे लगा, बाकी 60 करोड़ तूने क्रिमिनल एक्टिविटीज में लगा दिए। कहीं तेरा प्रोपगेशन सेडिशन तो नहीं है, इसका मतलब धर्म परिवर्तन तो नहीं है तेरा। पता चले कि किसानों को बोल रहा है कर्जा हम उतार देंगे तुम क्रिश्चियन बन जाओ, वो वाला सीन तो नहीं है। तू पर्सनल गेन के लिए तो काम नहीं कर रहा, तूने पहले कभी इस एक्ट के प्रोविजंस तो नहीं तोड़े, तू प्रोहिबिटेड कैटेगरी में सेक्शन 3 में फॉल तो नहीं कर रहा, राइट। और अगर कोई इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये एनजीओ है, अदर देन इंडिविजुअल है, यानी कि एनजीओ है। अगर ये एनजीओ है तो इसके डायरेक्टर्स और ऑफिस बेयरर जो है उन पे कभी भी कोई केस वगैरह ना चलाओ या उन्हें कभी भी दोषी करार ना दिया हो। तो ये कैटेगरीज, ये पूरा क्वेश्चन सेक्शन 12 है, ध्यान से सुन लो। यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सेक्शन 12 है। और ध्यान से देखो, यहां तक पूरी बात समझ आई। 3 क्राइटेरिया हैं। पहला, पर्सनल एट्रीब्यूट्स और एप्लीकेंट ऑफ एप्लीकेंट के एप्लीकेंट इस कैटेगरी में फॉल नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो वो एक्सेप्ट कर रहा है वो इस पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। और तीसरा, एक्सेप्टेंस से ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तो पहला आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, दूसरा पर्पस ऑफ एक्सेप्टेंस है, और तीसरा आपने एक्सेप्ट किया वो पैसा इस पर्पस के लिए तो नहीं जा रहा। मतलब ये बेसिकली पर्पस ही होगा ना। ये हो गया कि इससे इफेक्ट तो नहीं हो रहा हमारा रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ, राइट। हमारे यहाँ इलेक्शंस में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और ये हो गया कि आप एक्सेप्टेंस लेके कुछ गलत काम, ये तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया ना। ये तो क्राइम वाला काम हो गया, समझ रहे हो। ये तो क्राइम वाला काम हो गया। डन। तो एक बार ध्यान से इस चार्ट को देख लो बेटा, एक बार ध्यान से इस चार्ट को देखिए। देखो, आज के आज अब इस चैप्टर को मॉड्यूल से पढ़ लेना। आज की आज क्लास खत्म हुई जैसी आपकी, और आधे 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी।
जैसी क्लास खत्म हुई आज की आज ये चैप्टर को मॉड्यूल से पढ़ लेना। ये मैंने स्ट्रिक्टली मॉड्यूल के हिसाब से बनाया आपके नोट्स। हालांकि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो और डिटेल में पढ़ाता हूँ, मैंने उसमें कुछ नए सेक्शंस और होते हैं मैंने काट दिया वो सब, ये सिर्फ मॉड्यूल के हिसाब से बनाया क्योंकि रिवीजन है। इस चार्ट को एक बार अच्छे से देख लो और क्लियर हो जाए तो डन लिख देना चार्ट में, क्लियर हो जाए तो चार्ट में डन लिख दो। चले बेटा आगे, डन 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 लिख दो प्लीज, चलें आगे, डन लिख दो। सेडिशन जैसे एग्जाम्पल, धर्म परिवर्तन बोला मैंने। वैसे सेडिशन में बड़ी सारी चीजें आती हैं, जब आप सरकार के अगेंस्ट लोगों को खड़ा करते हो, सरकार के अगेंस्ट, सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट, तो वो भी आता है, वो भी आता है। सरकार के अगेंस्ट जब लोगों को भड़काओ, भड़काते हो रेबेल करने के लिए, वो भी सेडिशन में आता है। चलें आगे, चलें आगे, यस सर एब्सोल्युटली। कोई भी चीज जो सरकारी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, जैसे धर्म परिवर्तन का मैंने एग्जांपल लिया। अब देखो इधर ध्यान से, अब देखिएगा इधर क्या कह रहा है। अब कह रहा है सर ये बताओ कि जो एप्लीकेंट है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आया है या जो स्पेशल परमिशन लेने के लिए आया है, एक एप्लीकेंट है जो रजिस्ट्रेशन के लिए आया या स्पेशल परमिशन लेने के लिए आया, वो इंडिविजुअल भी है मान लो, तो कहता है सरकार उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट या ओसीआई, ओसीआई होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड, इनमें से कुछ भी मांग सकती है एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। क्या ये बात जायज है? बोलो जी, क्या ये बात जायज है? फटाफट से बोलो, क्या ये बात जायज है? अगर आप इंडिया, अगर आप सरकार के पास आए हो रजिस्टर होने के लिए, स्पेशल परमिशन लेने के लिए, तो सरकार आपका आईडी प्रूफ मांग सकती है, जिसमें आधार, पासपोर्ट या ओसीआई हो सकता है। ओसीआई, पासपोर्ट, आधार तब होगा जब आप इंडियन हो, आप इंडियन नहीं हो, इंडिया के बाहर के हो, एनआरआई वगैरह हो, तो उस केस में पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड मांगा जा सकता है। क्लियर है बेटा? बोलो जी। अगर आप इंडियन हो तो आधार कार्ड मांग लेंगे, आप फॉरेनर हो तो पासपोर्ट मांग लेंगे, और अगर आप एनआरआई हो तो आपसे ओसीआई कार्ड मांग लेंगे। समझ आ रही है बात? इंडियन हो तो आधार कार्ड मांग लेंगे, फॉरेनर हो तो पासपोर्ट मांग लेंगे, एनआरआई हो तो ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड मांग लिया जाएगा। ठीक है जी, डन। अब यहाँ देखो क्या कहता है, इसके बाद यहाँ पर कहता है 3 सेक्शन है, सुनिएगा। सेक्शन नंबर 13, 14, 14A, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन नंबर 13, 14, 14A, ये क्या बोलता है सुन लो। 13, 14, 14A क्या बोलता है सुनो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर, पहले 14 पे आते हैं। 14 कहता है कि आपको ना सरकार ने रजिस्ट्रेशन दी थी कि आप एनजीओ हो और आप 5 साल के लिए जो भी पैसा बाहर से लेना ले लेना, लेकिन आपने झूठ बोल के ली थी, वो आपने झूठ बोल के ली थी, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी आपने, या आपने एक्ट को वायलेट किया था, या आपने सरकार ने जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, आपने उसको वायलेट किया, या जनता के हित में, या 2 साल हो गए आपको रजिस्टर हुए लेकिन आपने अभी तक कोई एक्टिविटी करी नहीं है लोगों की भलाई में, तो इन 5 ग्राउंड्स पे आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जा सकता है। कौन कौन से 5 ग्राउंड है फटाफट से बताएंगे। आपने झूठ बोल के रजिस्टर कराया था, आपने एक्ट को वायलेट कर दिया, आपने सरकार की टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट कर दिया, जनता के अगेंस्ट काम कर रहे हो, या 2 साल हो चुके हैं रजिस्टर करे हुए लेकिन अभी तक आपने लोगों की भलाई के लिए कोई काम किया ही नहीं है। तो ये सारे के सारे ग्राउंड पे बोलता है कि जनाब आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, और अगर सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो 3 साल तक अपनी शक्ल मत दिखाना, ना 3 साल तक दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आना, और ना ही 3 साल तक परमिशन मांगने के लिए आना। समझ आई बात? अगर आपको ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी कि सुनवाई का मौका देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने के बाद 3 सालों तक अपनी शक्ल मत दिखाना सरकार को, ना रजिस्ट्रेशन के लिए ना प्रायर परमिशन के लिए। क्लियर है बेटा? बोलो जी, ना रजिस्ट्रेशन के लिए ना प्रायर परमिशन के लिए। राइट राइट राइट। अब यहां देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे
यहाँ पर कह रहा है सेक्शन 13 में बोलता है सस्पेंशन, कहता है 13 बाद में क्यों बढ़ा रहे हो सर, क्योंकि 13 में बोला गया सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब ज्यादा से ज्यादा 180 दिन के लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, सस्पेंशन के भी ग्राउंड्स यही वाले हैं, यही 5 ग्राउंड जो कि कैंसिलेशन के है, यही 5 ग्राउंड सस्पेंशन के है, इसलिए मैं आपको सस्पेंशन बाद में पढ़ा रहा हूँ। जिन ग्राउंड्स पे कैंसिलेशन हो सकता है उन्हीं ग्राउंड्स पे सस्पेंशन हो सकता है। सस्पेंशन 180 दिन के लिए होगा। सस्पेंशन के दौरान वो 180 डेज का जो पीरियड चल रहा है, अब आप कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे हुए, कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं करोगे, और अगर खर्च करनी है तो सरकार से पूछ के करोगे, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 25%। मान लो अकाउंट में आपके पड़ा हुआ 20 करोड़, तो 20 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ खर्च कर पाओगे सस्पेंशन के पीरियड में, वो भी सरकार से पूछ के। बाकी 75% तो आपको सस्पेंशन खत्म होने के बाद ही खर्च करना है। क्लियर है बेटा सबको? बोलो जी। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भाई सस्पेंड हो गए, लेकिन हमारे हमारे जो टॉप लेवल पे ऑफिस बेयरर्स हैं, स्टाफ है, खर्चे तो है ना यार, उनको सैलरी वैलरी तो देनी है सबको। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जिन 5 ग्राउंड्स पे आप कैंसिल हो सकते हो, उन्हीं 5 ग्राउंड पे आप सस्पेंड हो सकते हो। लेकिन उन 5 ग्राउंड पे जब आप सस्पेंड हो गए तो 180 दिन के लिए हो गए। उस 180 दिन में बिना सरकार से पीछे पैसा ले नहीं सकते, बिना सरकार से पीछे पैसा खर्च नहीं सकते। खर्च भी करना है तो पूछ के करना है, वो भी मैक्सिमम 25%, बाकी 75% तो सस्पेंशन खत्म होने के बाद ही खर्च कर पाओगे। क्लियर है जी? डन। और यहां पर क्या कह रहा है, सरेंडर। सरेंडर सेक्शन 14 है, सरेंडर की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है सुनो, आप खुद अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करने चले गए कि हमको रजिस्ट्रेशन खत्म करनी है। अब सरकार को ना डाउट होता है, सरकार क्या करेगी, सरकार चेक करेगी कहीं तुमने लॉ वायलेट तो नहीं किया, कहीं पकड़े जाने का डर तो नहीं है, कहीं तुमने कुछ कुछ गलत तो नहीं कर लिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन के साथ, कुछ मिसमैनेजमेंट तो नहीं किया, कहीं तुमने ऐसा तो नहीं कि कोई एसेट्स वगैरह अपनी क्रिएट की थी, एसेट्स वगैरह क्रिएट की थी उसके साथ कोई चीटिंग करो। इन शॉर्ट, तुम्हारे पास पैसा कितना बड़ा है, तुम्हारे पास एसेट्स कितनी है, और तुमने कोई कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं करी है। ये सारी चीजें देख के सरकार क्या करेगी, सरकार फाइनली आपका सर्टिफिकेट सरेंडर एक्सेप्ट कर लेगी, और फिर आपके पास जो प्रॉपर्टी थी, जो आपकी एसेट थी, जो आपका पैसा था, उसको क्या करेंगे, उसको कहता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में अथॉरिटी को दे देंगे। ये वही अथॉरिटी है जिसके पास कैंसिलेशन के बाद भी पैसा चला जाता है। अगर आपकी सर्टिफिकेशन कैंसिल हो या सरेंडर हो, दोनों ही केसेस में, सरकार ने कैंसिल करी या आपने सरेंडर करी, तो जो आपकी एसेट्स हैं, जो आपका पैसा है, उसको कौन संभालेगा, उसको एक बैंकिंग अथॉरिटी को दे दिया जाता है, जो एसबीआई वाली बैंकिंग अथॉरिटी होती है। कौन होती है? एसबीआई वाली बैंकिंग अथॉरिटी। ये देखो, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्संस हु सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसिल्ड अंडर सेक्शन 14 और सरेंडर्ड अंडर सेक्शन 14 ए। ये बात समझ आ रही है? अगर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है सेक्शन 14 में, या सरेंडर हुआ है सेक्शन 14 ए के अंदर, तो फिर कहता है जनाब इस केस के अंदर कहता है कि सर आपकी जो जो पैसा है आपका, जो अकाउंट में बढ़ा था, या जो आपकी एसेट्स हैं, वो किसके पास चली जाती है, बैंकिंग अथॉरिटी के पास। फिर वो बैंकिंग अथॉरिटी उसे यूटिलाइज करेगी, और अगर पैसा कम पड़ रहा है, भलाई का काम करना है, अब आप तो रहे नहीं, आपकी तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है या सरेंडर कर दिया है, तो आपके भी पे भलाई का काम अथॉरिटी करेगी। उसके लिए अगर पैसा कम पड़ रहा है तो एसेट्स वगैरह भी बेच देगी। लेकिन एक सवाल आता है, सुनो, आपको कैंसिल किया गया था, और कैंसिल किया गया था तो 100 करोड़ रुपया था, वो अथॉरिटी के पास आ गया था, बैंकिंग अथॉरिटी के पास। अब वो 100 करोड़ रुपया अथॉरिटी के पास था, आप कैंसिल हो गए थे। 3 साल के बाद आप दोबारा से री रजिस्टर हुए। 3 साल तक तो री रजिस्टर नहीं हो सकते, आप 3 साल के बाद दोबारा री रजिस्टर हुए, और जब 3 साल के बाद आप दोबारा री रजिस्टर हुए, तो आपने क्या किया, आपने बोला जी अब तो हम री रजिस्टर हो गए, तो हमने तो 100 करोड़ रुपए दिया था आपको जब हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई थी, हाँ, लेकिन उस 100 करोड़ रुपए में से अब हम ऑलरेडी अथॉरिटी 40 करोड़ खर्च चुकी है, तो अब बाकी 60 करोड़ आपको मिल जाएगा। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, अगर आपकी सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ था, कैंसिलेशन के टाइम पे आपकी एसेट्स और सारा पैसा अथॉरिटी के पास चला गया, अथॉरिटी ने उसमें से काफी पैसा खर्च किया, लेकिन 3 साल बाद आप री रजिस्टर हो गए, तो जो पैसा अभी भी बचा है वो आपके हाथों में वापस दे दिया जाएगा। क्या सेक्शन 15 सबको समझ आया? पढ़ो एक बार, सेक्शन 15 सबको समझ आया? पढ़िए। पढ़ो जी। यस सर, क्लियर, डन। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है अच्छा ये बताओ कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 5 साल के लिए मिला था, कहता हाँ। कह रहा 5 साल तो आपके खत्म होने वाले हैं, कहता हाँ जी। कह रहा अब क्या रिन्यू करा सकते हैं, कहता बिल्कुल करा सकते हैं। कहता रिन्यू कैसे कराएंगे, कहता हमको ना फॉर्म नंबर FC3C देना पड़ेगा, साथ में 1500 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, और साथ में एफिडेविट देना पड़ेगा ऑफिस बेयरर के द्वारा या की फंक्शनरी जो हमारे टॉप लेवल के लोग हैं उनके द्वारा। कहता है सर ये कब देना है, कहता है ये देना लास्ट के 6 महीने में,
मतलब 5 साल की रजिस्ट्रेशन हुई थी, 4.5 साल हो चुके हैं, 4 साल 7 महीने हो गए हैं, 5 महीने रह गए हैं, 4 साल 6 महीने हो गए, बाकी 6 महीने रह गए हैं। कह रहा उन 6 महीनों में, यानी कि 5 साल खत्म होने से पिछले जो 6 महीने हैं, 5 साल खत्म होने से पहले जो 6 महीने हैं, उसमें हम रिन्यूअल एप्लीकेशन देंगे। और कहता है अगर नहीं दे पाए तो कहता है फिर एक्सपायर होने के बाद भी 1 साल के अंदर अंदर दे सकते हैं, लेकिन उस केस में फीस आपकी 5,000 रुपये हो जाएगी। और सरकार जब आप एप्लीकेशन देंगे, सरकार 90 डेज में डिसाइड करेगी रिन्यू करना है या रिफ्यूज करना है। बात समझ आई? या मतलब आपके पास 1.5 साल का स्पैन हो गया, 5 साल की रजिस्ट्रेशन थी, 4.5 साल हो चुके हैं, ये 6 महीने या एक्सपायरी के बाद 1 साल, इन 6 महीने में देते हो 1500 की फीस है, एक्सपायरी के बाद 1 साल में देते हो 5,000 की फीस है। सरकार जो है वो डिसाइड करेगी 90 डेज में आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज करेगी कि रिन्यू करना है या रिन्यूअल खारिज कर देना है। क्लियर है बेटा? बोलो जी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 18 पेजेस का मॉड्यूल में चैप्टर है। आज की ये वाली क्लास खत्म होते ही शाम को सोने से पहले रात को प्लीज 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 इसको मॉड्यूल से रीड जरूर कर लेना। 100% आप कहोगे सर सेम लैंग्वेज है, मजा ही आ गया पढ़। ठीक है जी, डन 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 डन। चले आगे, डन, चले जी आगे। यस सर। सर रिवीजन इज एंजॉयबल बट गेनिंग इन डेप्थ नॉलेज इन प्लस सेशन इज ऑन अ होल डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सीलेंस। यस यार, जो चैप्टर हम यहाँ 1.5-2 घंटे में रिवाइज कर रहे हैं उसको वहां हम 14 घंटे में अगर करते हैं तो 14 और 1.5 घंटे में फर्क तो है ना यार, राइट? अब देखो जी क्या कह रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल्ड बैंक। अब ये बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुन लो प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुनिए क्या कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है। अब आप सोच के देखो, जो बच्चे कहते हैं सर आपकी रिवीजन भी हमारे रेगुलर लेक्चर से डिटेल होती है, बच्चे लिखते हैं ना कमेंट में, बाद में लिखेंगे जब देखेंगे दूसरे बच्चे कि सर हमारे तो मेन लेक्चर में इतना नहीं पढ़ाया सर ने जितना आपने रिवीजन में करा दिया। सोच के देखो उनकी रिवीजन, उनके मेन लेक्चर कैसे होते होंगे। हमारी आप कह रहे हो सर रिवीजन अच्छी है लेकिन डिटेल में बहुत ही अलग लेवल पे नॉलेज मिलती है। सोचो हमारी डिटेल्ड, हमारे रिवीजन से भी ज़्यादा हमारे डिटेल लेक्चर होते हैं और दूसरों के हमारे रिवीजन से भी कम होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो बच्चों के कमेंट की बात कर रहा हूँ। तो सोच के देखो व्हाट नॉलेज विल दे बी गेटिंग, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो इधर ध्यान से, यहां सुनिएगा ध्यान से। कहता है अगर आप रजिस्टर्ड हो गए, अगर आप रजिस्टर्ड हो गए या आपने स्पेशल परमिशन ले ली बाहर से पैसा लेने की, तो कहता है जनाब आपको एसबीआई के डेजिग्नेटेड ब्रांच में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो जोरबाग में राजेंद्र, जो आरबीआई के पास की एसबीआई की ब्रांच है वहां पर आपका अकाउंट खुलेगा एसबीआई की ब्रांच में, और वहीं पर आपका सारा का सारा पैसा बाहर से आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप रजिस्टर हो गए या आपने स्पेशल परमिशन ले ली तो आपको एक अकाउंट खुलवाना है एसबीआई में जोरबाग में, जो बेसिकली राजेंद्र प्लेस, जहां आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास जो एरिया है वहां पर जो एसबीआई की ब्रांच है वहां पर खुलवाना है, या जोरबाग, सरकार दो में से एक ऑप्शन देती है। जब आपने वहां पर खुलवा लिया तो अब आपका कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा तो उसी अकाउंट में आएगा, और उस अकाउंट में कोई और पैसा नहीं डलेगा। याद रखना, उस अकाउंट में सिवाय फॉरेन कंट्रीब्यूशन के कुछ और नहीं डलेगा, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन सिर्फ उस अकाउंट में डलेगा, कहीं और नहीं डलेगा, नहीं तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगी। अब आपकी एनजीओ की ब्रांचेस है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, है ना, मदुरई, बीकानेर, हर जगह पे है। तो अब आपने क्या किया, आपने वो अलग अलग जगहों पे बैंक खुलवा रखे हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अकाउंट खुलवा रखे हैं, वहां पैसा ट्रांसफर करते हो भलाई के लिए, वो चलेगा, लेकिन सीधा पैसा उन बैंकों में नहीं जाना चाहिए, सीधा पैसा एसबीआई के पास ही आना चाहिए। ये बात सबको समझ आई? क्या ये वाली बात सबको समझ आई? जल्दी से बोलो। देखो कहता है सर आप रिसीव करोगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए का अकाउंट, ये या ओपन फॉर रेमिटेंस ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी आ रहा है बाहर से वो सारा का सारा इसी में आएगा। ये एसबीआई न्यू दिल्ली की स्पेसिफाइड ब्रांच होगी, जो मैंने कहा या तो आरबीआई वाली होगी, आरबीआई के साथ वाली, या कौन सी होगी, जोरबाग वाली। आप उसके अलावा एक या एक से ज्यादा बैंकों में और भी अकाउंट खुलवा सकते हो। एसबीआई से आपका सारा पैसा दूसरे बैंकों में चला जाएगा, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधा उन दूसरे बैंकों में पैसा नहीं जाना चाहिए, पहले पैसा एसबीआई में आना चाहिए। जब एसबीआई में पैसा आएगा तो एसबीआई 48 आवर्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा कि ऐसे ऐसे इस अकाउंट में ये वाला पैसा आया है। और दो चीजों का ध्यान रखना है, क्या, नो अदर अमाउंट इन सच एसबीआई अकाउंट, एसबीआई वाले अकाउंट में सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करोगे और कुछ रिसीव नहीं करोगे, एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन नो अदर बैंक, फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी और अकाउंट में नहीं जाएगा। दो बातें समझ आएगी ना, इस अकाउंट में सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा, कोई और पैसा नहीं, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी और बैंक के अकाउंट में नहीं जाएगा, डायरेक्टली इसी में आएगा। क्लियर है बेटा? बोलो जी। यस सर। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने सेक्शन 10 तक पढ़ा था, 10 के बाद अगर हम बात करें तो हम आए थे यहाँ पर 12 में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 13 में हुआ था सस्पेंशन, 14 में हुआ था कैंसिलेशन, 14 के अंदर हुआ था सरेंडर, 15 में हुआ था वेस्टेड मैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटी, 16 के अंदर हुआ था रिन्यूअल,
17 के अंदर हुआ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में पैसा, मतलब एक अलग से बैंक अकाउंट आपको एसबीआई में खुलवाना पड़ेगा। बोलो याद हुए? 12 में रजिस्ट्रेशन है, 13 में 12 में रजिस्ट्रेशन है, 13 में सस्पेंशन है, 14 में कैंसिलेशन है, 14A के अंदर सरेंडर है, 15 के अंदर मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट बाय अथॉरिटी है, वेस्टेड अथॉरिटी, 16 के अंदर रिन्यूअल है और 17 के अंदर अकाउंट है। क्या कहते हो जी? बच्चे कहते हैं सर कंपनी लॉ के सेक्शन याद नहीं हो रहे, यहाँ पर मुझे लगता है हमने इसके भी याद करा दिए हैं। डन 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 डन, बोलो जी, बोलो बेटा, चले आगे, जवाब दे दो मेरे को, और इसमें से प्रिंट आउट जरूर करवा लेना प्लीज। यस सर। अब देखो जी क्या कह रहा है, अब यहां पर कह रहा है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अब इधर देख लो ध्यान से, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, इसमें से पेपर में कभी कुछ आया नहीं है, लेकिन क्योंकि मॉड्यूल में दे रखा है, पार्ट है, तो आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और लगेंगे हमें इस चैप्टर में। सुन लो क्या, सेक्शन 33 से लेकर 38 तक पेनल्टीज है। सेक्शन 33 से लेकर 38 तक पेनल्टीज है। क्या है सुनो, 33 में कहता है अगर आपने कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन दी तो अप टू 6 महीने तक की जेल या फाइन या दोनों। सिंपल। आप मान लो रजिस्टर करवाने जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई झूठे दस्तावेज, झूठे डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो 6 महीने की जेल या फाइन या दोनों। सिंपल। आपने कोई आर्टिकल या करेंसी या सिक्योरिटी यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर आपने लॉ को कॉन्ट्रावीन करके लिया तो 3 साल तक की जेल या फाइन या दोनों। और मामला क्रिमिनल कोर्ट में भी चलेगा, और क्रिमिनल कोर्ट भी आप पे एडिशनल फाइन लगा सकती है। कितना? जितने की वो चीज है, या जितना आपने वो करेंसी लिया है, या जितने की वो सिक्योरिटी है, उतना या उससे कम की वैल्यू का एडिशनल फाइन लगा सकती है। याद रहेगा सबको? बोलो जी, आप पे एडिशनल फाइन भी लगाया जा सकता है उतना जितने की आर्टिकल की वैल्यू है। बीच में ना ये अमाउंट 5 गुना हो गया था, 5 गुना ऑफ द वैल्यू ऑफ आर्टिकल। देखना अभी आपके मॉड्यूल में 5 गुना लिखा हुआ है, एक बार फटाफट से चेक करना। एडिशनल फाइन जो है वो वैल्यू ऑफ आर्टिकल ही लिखा है या 5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ आर्टिकल लिखा है? एक बार सेक्शन 34 मॉड्यूल से चेक करना फटाफट से। पहला क्या कह रहा है, झूठ बोला तो 6 महीने की जेल। दूसरा क्या कह रहा है, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करके कोई फॉरेन करेंसी रिसीव करी तो 3 साल की जेल। और आप पे क्रिमिनल केस अगर चलेगा तो उस क्रिमिनल केस में भी आपको और एडिशनल अमाउंट लगाया जा सकता है। मतलब ये पैसा तो आपको देना ही देना है, इसके अलावा क्रिमिनल कोर्ट और पैसा भी आपसे रिकवर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ फाइन। अच्छा बच्चा कह रहा है सर वो 5 गुना वाला यहाँ नहीं है 36 में। ओके, माय फॉल्ट, मेरी गलती। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सर अगर आपने कोई भी और प्रोविजन तोड़ा तो 5 साल की जेल या फाइन या दोनों। कोई भी और प्रोविजन तोड़ा तो, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हुए प्रोविजन तोड़ा तो 34 में फंसोगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अलावा कोई और प्रोविजन तोड़ा तो 35 में फंसोगे। तो 33, 34, 35 तीनों की हेडिंग्स देखो समझ आ रही है? 33, 34, 35 तीनों की हेडिंग देखो समझ आ रही है? 33 कौन सा है, जब आपने झूठ बोला। 34 कौन सा है, जब आपने कॉन्ट्रावेंशन करके कंट्रीब्यूशन रिसीव किया। 35 कौन सा है, जब कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं और किसी रीजन की वजह से आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। तो 6 महीने, 3 साल, 5 साल। इसके बाद कहता है कि आपने ना कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया था, लेकिन अब सरकार उसे जब्त ही नहीं कर पा रही है। यानी कि आपने कोई फॉरेन आर्टिकल या करेंसी या सिक्योरिटी, यानी कि आपने कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव तो किया था, लेकिन अब वो कॉन्फिस्केट नहीं हो सकता, सरकार जब्त नहीं कर सकती उसको। चाहे आपने कंज्यूम कर लिया, ट्रांसफर कर दिया किसी और को, तो कहता है जो ऊपर वाले फाइन लगेंगे वो तो लगेंगे, इसके साथ साथ कहता है आपको उस वैल्यू के 5 गुना तक का फाइन लग सकता है। उस वैल्यू के 5 गुना तक का फाइन लग सकता है। जो चीज आपने ली थी वो 2 करोड़ की थी और अब उसे कॉन्फिस्केट भी नहीं कर पा रही सरकार, तो 10 करोड़ या 1000 विचेवर इज हायर, यानी कि 10 करोड़, 2 करोड़ का 5 गुना कितना हो गया, 10 करोड़। 10 करोड़ या 1000 विचेवर इज हायर, तो एक तो 10 करोड़ हायर है, तो इतना फाइन और सरकार आप पे लगा सकती है। क्लियर है बेटा सबको? इतना फाइन और सरकार आप पे लगा सकती है। क्लियर है? बोलो जी, क्लियर है सबको? चले बेटा, डन जी। आजकल के बच्चों में पेशेंस ही नहीं है यार। मैं यूट्यूब पे लाइव पे हूँ, एक बच्चे ने 10 मिनट पहले कोई डाउट पूछा, मैं लाइव पे हूँ, मैं डाउट का जवाब नहीं दे पाया। फिर बच्चा उसके बाद दोबारा मैसेज करा 5 मिनट पहले, सर आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? फिर बच्चा दोबारा मैसेज करा, सर मेरे से कोई गलती होगी, 10 मिनट हो गए आपने जवाब नहीं दिया। भाई सबर 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 सबर। नहीं, हाँ जी। अब देखिए क्या कह रहा अगर आपने कोई और सेक्शन वायलेट किया जिसके लिए कोई पेनल्टी गिवन नहीं है तो भाई अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। अब आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि यार इसमें दम ही नहीं है, बोलो
खुद ही समझ नहीं आ रहा कि यार इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है, बोलो यस और नो, बोलो जी। पेनल्टी है, अमाउंट याद करवा रहे हैं। कह रहा है अच्छा ये बताओ कि अगर आपने सेक्शन 35 या 37 में कोई गलत काम करके एक्सेप्टेंस कर लिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, 35 में और 37 में, मतलब 35 में मतलब लॉ तोड़ा, और लॉ तोड़ के आपने कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर लिया। कहता है सर पहली बार आपने कन्विक्शन, पहली बार आपको कन्विक्शन हुई, पहली बार आपको कन्विक्शन हुई तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहली बार फाइन वाइन लगा के छोड़ दिया गया या जेल देके छोड़ दिया गया, दूसरी बार भी हुई तो आपको फाइन तो लगेगा, साथ में 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे। अगर आपने एक ही ऑफेंस 2 बार किया तो पहली बार हमारा आपने एक ही ऑफेंस 2 बार किया तो पहली बार कहता है आपको कन्विक्शन हो जाएगी और दूसरी बार कहता है कि आपको 5 सालों के लिए बैन भी कर दिया जाएगा। बोलो बेटा, आपने कोई भी पैसा लिया बिना एक्ट को कंप्लाई किए हुए तो उस केस में पहली बार आपको सजा दे दी, या तो फाइन या इम्प्रिजनमेंट या दोनों, दूसरी बार सजा के साथ साथ आपको 5 साल के लिए बाढ़ भी कर दिया जाएगा कि आप बाहर से पैसा ले ही नहीं सकते। क्लियर है जी? डन 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 डन। इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, इधर देखिएगा ध्यान से। अच्छा आप एक बार बताओ मेरे को, एक बार बताओ, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई गलती करते हो और अब आपको पता है कि आपने लॉ वायलेट कर दिया है, तो इससे पहले सरकार आपके अगेंस्ट एक्शन ले, आप खुद अपनी गलती जाके मान लेते हो और बोलते हो मुझे माफ कर दो। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, और आप इसमें पेनल्टी नहीं भरते, फाइन नहीं भरते, आप इसमें कंपाउंडिंग फीस भरते हो। बोलो मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो जी, फटाफट से बोलो, जल्दी से बताएंगे बेटा, बोलो जी। कंपाउंडिंग फीस भरते हो आप? यस सर। तो यहां देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कह रहा है सर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कह रहा है सर देखो अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें इंप्रिजनमेंट ओनली नहीं है, यानी कि या तो फाइन ओनली है या इंप्रिजनमेंट और फाइन है, इंप्रिजनमेंट ओनली वाला नहीं है, या तो इंप्रिजनमेंट है या तो फाइन है या इंप्रिजनमेंट और फाइन है, यानी कि फाइन भी लग सकता है या फाइन और जेल भी हो सकती है। ऐसे ऑफेंसेस को आप कंपाउंडिंग के लिए जा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की देखरेख में इसे कंपाउंड किया जाएगा, लेकिन एक ही ऑफेंस को 3 साल में दोबारा कंपाउंडिंग के लिए नहीं आ सकते। मतलब यहां पर आपने एक ऑफेंस किया, आपने गलती मान ली, गलती मान के यहां पर कंपाउंड हो गया, अब कंपाउंड होने के बाद आपने दोबारा से सेम गलती रिपीट करी, तो अब 3 सालों के अंदर अंदर आप सेम काइंड ऑफ ऑफेंस के लिए दोबारा से, सेम काइंड ऑफ ऑफेंस के लिए दोबारा से आप कंपाउंडिंग के लिए नहीं आ सकते। अब आपको माफ नहीं किया जाएगा, अब तो आप पे प्रॉपर केस चलाया जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है बेटा? पहले आपने ऑफेंस किया, उसकी कंपाउंडिंग करा ली, अपनी गलती मान ली, फिर सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से 3 साल में कंपाउंडिंग के लिए नहीं आएंगे। वो 3 साल कहां से शुरू होंगे? जब हमने ऑफेंस किया था या जब पहले वाले ऑफेंस को कंपाउंड कराया था? जब हमने पहले वाले ऑफेंस को कंपाउंड कराया था, वहां से 3 साल के अंदर अंदर सेम ऑफेंस के कंपाउंडिंग के लिए नहीं आ सकते। मतलब सरकार कह रही है अलग अलग गलतियों के लिए माफी मांगने आओ, सेम गलती को दोबारा रिपीट करोगे तो हम माफ नहीं करेंगे 3 साल के अंदर। 3 साल निकल गए, फिर आप दोबारा से सेम गलती के लिए माफी मांगने आ रहे हो कि मैंने फिर वैसी गलती रिपीट कर दी, अब 3 साल हो चुके हैं, फिर वो कंपाउंड हो जाएगा। मतलब 3 साल के बाद सिमिलर ऑफेंस भी नया मान लिया जाएगा, लेकिन विद इन 3 साल जो आपने पहला ऑफेंस कंपाउंड किया था, माफी मांगी थी, सेम तरीके के ऑफेंस के लिए दोबारा से माफी मांगने 3 साल के अंदर अंदर आप नहीं आ सकते। क्लियर है बेटा सबको? बोलो जी, सब लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ जी। डन। और कहता है क्या इस कानून के अंदर कभी भी कोर्ट बीच में दखल अंदाजी कर सकता है कि कोर्ट आ गया जी इस बंदे ने गलत किया मैं आ रहा हूं ना? कोर्ट तब तक बीच में नहीं आएगा जब तक सरकार नहीं बोलेगी। देखो सेक्शन 40 क्या बोल रहा है, कोर्ट तब तक बीच में नहीं आएगा जब तक सरकार नहीं बोलेगी। नो कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट प्रीवियस सीजी सैंक्शन। मतलब या तो सरकार बोले या कोर्ट सरकार से पूछे, बिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पूछे, कोर्ट की कोई पावर नहीं है। क्लियर है बेटा? बिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पूछे, कोर्ट की कोई पावर नहीं है। डन 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 डन। और लास्टली यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, लास्टली यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है सर ये बताओ कि अगर कोई कंपनी गलत काम करती है, कोई कंपनी अगर गलत काम करती है तो क्या होगा? कहता है सर उसका पर्सन इंचार्ज जो उसका हेड है, और जिस बंदे ने वो काम किया है उस हेड के अंडर जो जूनियर है, एक हेड होगा पर्सन इंचार्ज और एक उसके अंडर जूनियर होगा जिसने वो काम किया, और कंपनी खुद और उसके मैनेजर डायरेक्टर जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं सब के सब गिल्टी माने जाएंगे और सब पे केस चलेगा। अगर कंपनी ने कोई गलत काम किया है तो कंपनी का इंचार्ज, कंपनी के वो बंदा जिसने गलत काम किया, उस डिपार्टमेंट का हेड, कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर, सब के सब लाइबल होंगे, सब पे केस चलेगा। कब केस नहीं चलेगा? जब वो बता दें, वो प्रूफ कर दें कि हमारी नॉलेज में तो ऐसा कुछ है ही नहीं,
हमें तो नहीं पता कि ऐसा कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, या वो बोले जी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, हमने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रुक ही नहीं पा रहा था, हमें पता था पर हम बहुत मजबूर थे, हम रोक ही नहीं पा रहे थे, सिस्टम एरर था, हम क्या करते। इन सारे केसेस के अंदर आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इन दोनों पे, अदरवाइज आप पे कार्रवाई होगी। एक चीज और बता दूं, यहाँ लिखा ऑफेंसिव बाय कंपनी, लेकिन अगर कंपनी की जगह कोई फर्म हो या एलएलपी हो, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? उस केस में हम ये डायरेक्टर्स, मैनेजर, सीएस की जगह क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स, एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, फिर उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ लिखा जरूर कंपनी एंड डायरेक्टर्स है, लेकिन यहाँ कंपनी इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस एंड डायरेक्टर्स इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ओनर्स। याद रहेगा सबको? बोलो जी। डन 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 डन, जल्दी से बोलो। तो अगर मेरे से कोई पूछे एट द एंड ऑफ द सेशन, अगर मेरे से कोई पूछे, इधर सुनना ध्यान से, इधर 21H 21I 21J फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, फॉरेन सोर्स, 21N पॉलिटिकल पार्टी, 21K मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, सेक्शन 3 प्रोहिबिशन, सेक्शन 4 एक्सेप्शन, सेक्शन 5 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, सेक्शन 6 रेस्ट्रिक्शन, सेक्शन 6 रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद 7 कौन सा आ गया? 7 कौन सा था? 7 आप पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप किसी और को नहीं दे सकते हो, राइट। 8 कौन सा था? 8 था कि आप 7 तो था कि आप रजिस्टर्ड हो तो आप ही लोगे, किसी और को नहीं दोगे। और 8वां क्या था? 8वां था कि आप जुए में पैसा नहीं लगाओगे, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में, और साथ में आप 20% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं होगा। 9 कौन सा था? मैं प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं आता, सरकार फिर भी मुझे रोक सकती है। 10 क्या था? मैंने कॉन्ट्रावेंशन करके कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया तो वो मैं आगे नहीं दूंगा। 12 कौन सा था? रजिस्ट्रेशन वाला। 13 कौन सा था? 13 था सस्पेंशन। 14 कौन सा था? कैंसिलेशन। 14A कौन सा था? 14A सरेंडर। 15 कौन सा था? मैनेजमेंट वेस्टेज। 16 कौन सा था? रिन्यूअल। 17 कौन सा था? अकाउंट खुलवाने वाला। 17 कौन सा था? बैंक में अकाउंट खुलेगा, एसबीआई में। इसके बाद कौन सा आ गया सीधा? 33 से लेकर 38, ये कौन से हो गए? पेनल्टी वाले। 39 कौन सा हो गया? ऑफेंसेस बाय कंपनी। 40 कौन सा हो गया? कोर्ट बीच में नहीं आएगा। 41 कौन सा हो गया? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। यस सर, एब्सोल्युटली। बोलो जी, फटाफट से बोलेंगे जनाब। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को सारी की सारी कहानी अच्छे से समझ आ गई है। बोलो जी, डन 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 डन, क्लियर है सबको? बस पौने 2 घंटे लगे हमको, पूरे पौने 2 घंटे लगे, और अच्छे से हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ आ गया, याद भी हो गया। तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों ने FCRA 20 वाली पोजीशन हो जाए, एंड सेंट्रल जीएसटी के अंदर जो आपका कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है जिसमें जमानत नहीं होगी, आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। यस सर, एब्सोल्युटली।